तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, जो कि एक है या उससे ज्यादा है। अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो ऐसे केस में उसके एग्जैक्टली n जीरोस होंगे, x1, x2, x3, xn, ये n जीरोस इसके होंगे। और अगर x1 इसका जीरो है दोस्तों तो पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा x माइनस x1, और x2 अगर एक जीरो है तो x माइनस x2 भी एक फैक्टर बनेगा, और सिमिलरली xn भी अगर एक जीरो है तो x माइनस xn एक फैक्टर बन जाएगा। और अगर इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट a है तो आपको आगे a लिखना है। तो दोस्तों यहां से आप ऑब्जर्व करना कि पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है, अगर इसके n डिग्री होगा तो एग्जैक्टली n जीरोस होंगे। आपको ध्यान रखना है कि n जीरोस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, यानी कि वो रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो अगर x1 x2 ये सब इसके जीरोस हैं तो x माइनस x1 x माइनस x2 ये सब किसके फैक्टर होंगे, और यहाँ पे बाहर लिखा जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। तो इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल आपके पास है 3 डिग्री का, जिसके जीरो है, सपोज करते हैं 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर उसके जीरो 1 2 3 है तो आप इसको इसके फैक्टर्स को लिख सकते हैं, x माइनस x1 हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसका लीडिंग कोफिशिएंट। तो इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपके पास जो a है लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है ये पॉलिनोमियल का। आप लोग देख सकते हैं a कुछ भी हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता। तो कितने पॉलिनोमियल आपके पास बन गए हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल बन गए हैं जिसकी डिग्री 3 दे रखी है और 1 2 3 इसके जीरोस हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस 1 2 3 है तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इसके फैक्टर बनेंगे, और यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा लीडिंग कोफिशिएंट। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x क्यूब हो गया, पहले चलो इन दोनों को कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और इसको आप लिखें और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब हो गया माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद x की टर्म लिखेंगे तो प्लस का 2x और प्लस का 9x 11x बन जाएगा, और ये माइनस का 6 आपके पास आएगा। तो दोस्तों ये आपके पास पॉलिनोमियल हो गया है। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वीटा थ्योरम की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप अमंग रूट्स। सपोज करते हैं कि आपके पास एक n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस अप टिल a1x प्लस a0 बराबर 0। अब आप जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में आपने पढ़ा n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके एग्जैक्टली n जीरोस होंगे। अब इन n जीरोस का जो सम होता है एक एक का, फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम, और इसी तरह से तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, और लास्ट में सभी का प्रोडक्ट, ये सब को हम लिख सकते हैं यहां से। क्या आएगा, एक एक का सम होगा x की जो नेक्स्ट डिग्री है n के बाद n माइनस 1 उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। तो माइनस ऑफ an माइनस 1 अपॉन an, ये आपके पास हो गया सबका सम। दो दो का सम चाहिए तो x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट होगा an माइनस 2, वो लिखेंगे, और नीचे फिर से लीडिंग कोफिशिएंट आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास सारे जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, तो यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर n आएगा। तो दोस्तों एक एक जीरो का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, ऐसे चलता जाएगा, और n सारे एक साथ उनका प्रोडक्ट, ये सम आपको क्या मिलेगा, n डिग्री है तो आपको नेक्स्ट n के बाद an माइनस 1 आएगा इसका कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ an माइनस 1 अपॉन an, फिर आएगा प्लस में an माइनस 2 अपॉन an, फिर इसके बाद लास्ट में आएगा a नॉट अपॉन an, साइन ऑल्टरनेट चलेगा, और लास्ट में आपके पास जो सारे जीरो का प्रोडक्ट है उसमें आपको माइनस 1 टू द पावर n लिखना होगा। तो ये आपके पास रहेगा दोस्तों। ना उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि x1 और x2 क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स हैं, तो ऐसे केस में रूट्स का सम, एक एक का सम, दो दो का प्रोडक्ट, तो एक एक का सम तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, दो दो का क्या आएगा, c अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए तो बन गया x1 प्लस x2, और c अपॉन ए बन गया x1 मल्टीप्लाइड बाय x2। आप क्योंकि और भी रिलेशनशिप देखें तो आपको पता है कि x1 x2 इसके रूट्स हैं, तो x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ax1 स्क्वायर प्लस bx1 प्लस c 0 बनेगा,
x2 भी इसका रूट है तो ax2 स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c 0 के बराबर आएगा। नाउ दोस्तों इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक के बारे में। मान लीजिए कि आपके पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 एक क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है, तो इसके 3 रूट आपको मिलेंगे x1, x2 और x3। तो इनका सम, दो के प्रोडक्ट का सम, तीनों का प्रोडक्ट, तो इनका सम तो हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, दो का प्रोडक्ट हो गया x1 x2 x1 x3, फिर इसके बाद x2 x3 आपके पास आएगा और तीनों का प्रोडक्ट हो गया तो आप लिखेंगे एक तो आएगा माइनस b बाई ए, फिर c बाई ए, फिर इसके बाद क्या आएगा माइनस का d बाई ए आपके पास आ जाएगा। नाउ दोस्तों इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि स्पेशल केस में आपके पास एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसे आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, और इसके आपको एग्जैक्टली 4 रूट्स मिलेंगे, चाहे रियल हो या फिर रियल ना हो, सब मिला करके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इमेजिनरी या रियल भी हो सकते हैं, सब 4 आपको मिलेंगे, चारों का सम होगा फिर इसके बाद दो के प्रोडक्ट का सम लेंगे तो x1 x2 x1 x3 x1 x4, तो ये हो गया आपके पास, फिर x2 x3 x2 x4 ये आ जाएगा, एंड देन बाद में आपके पास बनेगा लास्ट में x3 x4, तो इन सब का सम। फिर इसके बाद 3 का सम लेंगे तो आपके पास x1 x2 x3 1 2 3 1 2 4, फिर इसके बाद 1 3 4 2 3 4, देख सकते हैं आप लोग 3 के प्रोडक्ट का सम है ये x1 x2 x3 x1 x2 x4 x1 x3 x4, फिर इसके बाद x2 x3 x4, तो इसमें 4 टर्म्स आपके पास आ रही है और चारों का प्रोडक्ट, यहाँ पे एक टर्म मिस हो गया x4, तो ये सभी का वैल्यू क्या क्या होगा, पहला एक का सम माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, फिर ई बाई ए, ये चारों रिजल्ट आप लोग देख लें किस तरीके से आपके पास रूट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप दे रखा है। दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि आपके पास अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली हो जाएगी x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा बराबर 0। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसके रूट अल्फा और बीटा ही हैं, राइट? तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स अल्फा हो गया और माइनस एक्स बीटा, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगी प्लस में अल्फा बीटा। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये आपके पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिसका यूज यहाँ पे आता भी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऑब्वियस आइडेंटिटी है, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा और 2 अल्फा बीटा यहाँ पे प्लस में है, इधर माइनस में है, कट जाएगा। फिर इसके बाद देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो ये रिजल्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड देन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका स्क्वायर खोलेंगे, उधर स्क्वायर खोलेंगे तो उधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा भी है, मिल करके माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो दोनों साइड आपके पास क्या है, बराबर है। तो ये आइडेंटिटीज है, कुछ आपको काम में आएगी, और भी होती है लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिकर्जन फॉर्मूला। सपोज करें कि अल्फा बीटा आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स हैं, जहां पे हम Sn मान के चलते हैं अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो ऐसे केस में ये एक रिकर्जन फॉर्मूला ऑलवेज होल्ड करेगा। क्या है ये, a टाइम्स Sn प्लस 2 प्लस b टाइम्स Sn प्लस 1 प्लस c टाइम्स Sn बराबर 0। अब इसको प्रूव करने के लिए काम करते हैं, अल्फा क्योंकि इसका इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, और ऐसे ही बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है दोस्तों, तो इसको भी हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब एक काम करें, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें अल्फा की पावर n से, राइट? अल्फा की पावर n से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो a अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस b अल्फा की पावर l प्लस 1 प्लस c टाइम्स अल्फा n बराबर 0 आ जाएगा। और ऐसी दोस्तों सेकंड इक्वेशन को आप बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस b टाइम्स बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस c टाइम्स बीटा की पावर n बराबर 0 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास बनता है a टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस b टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस c कॉमन अल्फा n प्लस बीटा n बराबर 0। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिजल्ट इस तरीके से आपका आसानी से प्रूव होता हुआ दिख रहा है। क्या आपको एक बार आप लोग ऑब्जर्व कर लें
क्या ये रिजल्ट आपको प्रूव होता हुआ दिख रहा है क्या? इसको इक्वल टू 0 यहाँ लिख देता हूँ। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, Sn प्लस 2 है, तो आप लिख सकते हैं a टाइम्स Sn प्लस 2 प्लस b टाइम्स Sn प्लस 1 प्लस c टाइम्स Sn बराबर 0। अगर आपके पास Sn ये ना होकर के अल्फा n प्लस बीटा n ना होकर के अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n होगा, तो इन दोनों इक्वेशन को घटाना, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, यानी कि सेम फॉर्मूला इस Sn के लिए भी होगा। और इवन अगर आपके पास Sn p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n होगा, तब भी सेम फॉर्मूला आपके पास वर्क करेगा। आप क्या करें इसको प्रूव करने के लिए, इसको p से मल्टीप्लाई करें और इसको q से मल्टीप्लाई करें और जोड़ लें, तो यहाँ p यहाँ q आ जाएगा, यहाँ p यहाँ q आ जाएगा और ऐसे यहाँ p और यहाँ पे q आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास इस Sn के लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग को सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, तो आप लोग देखें किस तरीके से याद रखना है। Sn प्लस 2 एक कम कर दें, Sn प्लस 1 एक और कम कर दें Sn, और ये आपके पास बन गया ABC बराबर 0। या इवन अगर यहाँ पे Sn लिखते हो एक कम Sn माइनस 1 कर देना और एक कम Sn माइनस 2 कर देना, तो फिर यहाँ पे ABC, तो ये रिजल्ट भी आपके पास क्या होगा, यहाँ पे होल्ड करेगा। तो बच्चों इसको याद रखना है इस फॉर्मूले को ना। उसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी इक्वेशन को कैसे दूसरी किसी इक्वेशन में ट्रांसलेट करनी है, और इसके लिए कंडीशन दे रखी होगी आपको, वो देखनी है कि क्या क्या कंडीशन आपके पास है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है, इसके रूट के साथ में रिलेट हो रहे हैं। इसके रूट आपके पास x1 x2 दे रखे हैं दोस्तों, और एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है, 1/x1 और 1/x2। तो आप लोग सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, एक आपके पास इक्वेशन है, इसके रूट का सम आपके पास कितना हो गया, -b/a, और रूट्स का प्रोडक्ट हो गया c/a। अब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है, 1/x1 और 1/x2, तो इनका सम कर लो। तो आप लोग चेक कर लें, इनका सम इनके प्रोडक्ट करके आप जाएंगे तो उससे तो आ ही जाएगा, लेकिन अपन एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक डायरेक्ट तरीका सीखना चाह रहे हैं। तो आप लोग केयरफुली समझना कि अगर आपके पास x की वैल्यू 1/x1 और 1/x2 है, तो वो इक्वेशन क्या है जिसके रूट आपके पास x की वैल्यू तो x1 x2 है, वो इक्वेशन क्या है जिसके रूट क्या है, 1/x1 और 1/x2 है। दोस्तों एक काम करते हैं कि आपके पास यहाँ पे x की जगह अगर आप 1/y डाल दें, क्या डाल दें, 1/y डाल दें, तो जब x आपका x1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा। जब x आपका x2 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 1/y2। यानी कि y को क्या डाल दें, 1/x डाल दें, और जब y को आप 1/x इसमें डालेंगे, x को एक्चुअली 1/y होगा, तो x को अगर आप 1/y डालेंगे यानी कि y को 1/x बाद में करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन जो आपके पास बनेगी वो होगी जिसके रूट क्या होंगे, 1/x1 और 1/x2 होंगे। फिर से एक बार समझते हैं, मान लीजिए कि आपको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट इसके रूट का रेसिप्रोकल है, तो मतलब आपको रूट की वैल्यू 1/x1 1/x2 चाहिए, तो y को आपको रखना पड़ेगा 1/x, क्योंकि आप जब x को x1 करेंगे तो उस समय y वेरिएबल की वैल्यू 1/x1 हो जाएगी, और x को x2 करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 1/x2 हो जाएगी। तो y को 1/x डालना है, इसका मतलब x को 1/y डालना है, तो आपके पास बनेगा a इंटू 1/y स्क्वायर प्लस b इंटू 1/y प्लस c बराबर 0, और इससे आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है। और बाद में y को फिर से हम x ही कर दें क्या, क्योंकि जनरली हम y लिखने की जगह x ज्यादातर लिखते हैं, इसलिए हम वापस से दोस्तों इसको x कर लेते हैं। ओके, तो आपके पास एक्चुअल में हुआ क्या, यही तो हुआ कि आपने जहां पे y था उसको 1/x किया, x को 1/y किया, फिर y को बाद में x कर दिया, यानी कि x को 1/y कर रहे हैं, फिर y को x कर दे रहे हैं, इसका मतलब x को 1/x से रिप्लेस करेंगे। तो अगर आपको x1 x2 इसके रूट दे रखे हैं, तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट 1/x1 और 1/x2 होगी, वो इक्वेशन होगी दोस्तों 1/x के बराबर। तो इस तरीके से आप लोग को देखना है। अब आप बात करते हैं कि वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे जिसका रूट x1 प्लस के और x2 प्लस के है, यानी कि आपको y को लिखना है x प्लस के, कि जब x आपका x1 होगा तो y क्या हो जाएगा, x1 प्लस के, x आपका x2 होगा तो उस समय y क्या हो जाएगा, उस समय y हो जाएगा x2 प्लस के। तो y को इसमें x प्लस के रखना है, लेकिन इसमें y थोड़ी है, इसमें तो x है, तो आपको x को इसका मतलब क्या डालना पड़ेगा, x को आप डालेंगे y माइनस के, और जब आप x को y माइनस के डालेंगे दोस्तों, बाद में वापस से y को x करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आप लोग बोल सकते हैं कि x की जगह x माइनस के डालना है। ये अपन इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट क्या है, x1 माइनस के और x2 माइनस के है, तो
तो y हो गया x माइनस के, यानी कि जब x x1 होगा तो उस समय y क्या होगा x1 माइनस के, जब x x2 होगा तो उस समय y होगा x2 माइनस के, यानी कि आप y को x माइनस के डाल दें तो आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो अपने आप x1 माइनस के और x2 माइनस के आ जाने वाली है। तो इसका मतलब आपको y को x माइनस के डालना तो x को y प्लस के डालें, तो x को y प्लस के डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब आप पूरी इक्वेशन के अंदर दोस्तों x को y प्लस के डाल देंगे तो बाद में y को फिर से x करना पड़ेगा, यानी कि x को x प्लस के डालें। तो समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट x1 x2 है तो वो इक्वेशन जिसके रूट 1/x1 1/x2 होंगे, अगर आपको वो पता करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को 1/x रख देना। x1 प्लस के x2 प्लस के रूट वाली इक्वेशन चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से आप x को क्या कर देना, x माइनस के से रिप्लेस करना। इवन अगर आपको x1 प्लस के और x2 प्लस के रूट वाली इक्वेशन चाहिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह x प्लस के रखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो इक्वेशन बनाए जिसके रूट है kx1 और kx2 तो आपको पता है कि y को kx डालना पड़ेगा, तो x हो गया y बाई के, यानी कि x को करना पड़ेगा x बाई के। ठीक है, ऐसे करके आप समझ लें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a क्या है, नॉन जीरो है। तो ऐसे केस पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पहले एक काम करें, a कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकते हैं और अपन इसमें इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म बनानी है तो मैंने यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे लेकर के आना पड़ेगा और जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है उसको बैलेंस करेंगे। प्लस में एक्स्ट्रा लिखा है तो माइनस में भी उसको आपको बैलेंस करके लिखना होगा। फिर प्लस में लास्ट में आपके पास है c बाई ए। नाउ दोस्तों ये तीन टर्म्स मिलकर के आपके पास बन जाती है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और ये जो दो टर्म्स बच रही है दोस्तों, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a, अगर इसमें मैं नीचे 4a स्क्वायर देखूं तो 4a स्क्वायर में एलसीएम ले लेता हूं, बाहर माइनस है, सबके साइन बदलने पड़ेंगे। ये तो b स्क्वायर हो गया और ये नीचे 4a स्क्वायर लाने के लिए ऊपर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4ac आ जाएगा। नाउ दोस्तों इसके बाद आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि a से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये आपके पास a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक कट जाएगा डिनोमिनेटर में और नीचे आपके पास बचेगा और ऊपर है b स्क्वायर माइनस 4ac। एंड आप जानते हैं कि इस b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बोल सकते हैं और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आप इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में d बाई 4a। नाउ दोस्तों अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, तो अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लेंगे तो आप लोग देखें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स निकालने हैं तो a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस में d बाई 4a, इसको 0 कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां से यहां पर लिखा है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड के जो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये लिखा था तो इसकी जगह ये प्लेस कर दिया है। अब इस माइनस डी बाई 4a को इस तरफ ट्रांसपोज करें, ट्रांसफर करें तो आपके पास ये बन जाता है और फिर इसके बाद इसे a से डिवाइड भी कर देते हैं तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे 4a स्क्वायर बन जाएगा। आप क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, तो वहां पे आपके पास प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ d बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2a, और x आपके पास बना माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। तो दोस्तों आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हो गए, एक तो हो गया माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई 4a, तो प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो दोस्तों इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो आपके पास आ गया माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a और दूसरा रूट आपके पास है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है। तो चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे abc क्या है, रियल है लेकिन a 0 नहीं है। याद रखना दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये आपने abc कुछ भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, उसके लिए भी ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर abc को मैं रियल बोल रहा हूं, तब जाकर के नेचर ऑफ रूट्स के जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो एप्लीकेबल रहेंगे।
दोस्तों यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे abc रियल है और a 0 नहीं है। और इस इक्वेशन के रूट्स आपको पता है, मैंने आपको भी बताया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a होंगे। अब इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC है वो तो रियल है, तो A और B तो रियल हो गए आपके पास। तो रूट D अगर आप देखें तो D आपके पास B स्क्वायर माइनस 4AC होता है, तो अगर ये आपके पास पॉजिटिव हुआ या फिर 0 हुआ तो रूट D तो रियल हो जाएगा। लेकिन D नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस केस में आपके पास रूट D रियल नहीं हो पाएगा, वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। अगर D नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसे केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास D नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल जैसे D आपका, जैसे मान लेते हैं -1 का स्क्वायर रूट निकालना है। आप जानते हैं -1 के स्क्वायर रूट को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक इमेजिनरी यूनिट है। अगर D आपके पास -4 आ गया तो यहाँ पे रूट -4 लिखना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपके पास रूट ऑफ -1 × 4, तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्तों आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो याद रखें, अगर D नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं आ सकते, इमेजिनरी रूट आएंगे। और अगर आपके पास D 0 हो जाता है दोस्तों, तो ऐसे केस में आपके पास रूट्स बनेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि -b/2a, कॉमा -b/2a लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 0 है तो प्लस 0 करो या -0 करो कोई फर्क नहीं है। यानी कि दो रियल रूट आपके पास आ गए, लेकिन दोनों इक्वल रूट्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो उसके इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर आपके पास D पॉजिटिव है तो रूट D भी रियल हो जाएगा, और बाकी सब तो ऑलरेडी रियल है दोस्तों। तो ऐसे केस में आपके पास रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, बट रियल के साथ साथ में वो डिफरेंट भी आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि D आपके पास पॉजिटिव है तो -b प्लस रूट D और -b माइनस रूट D, ये दोनों क्या होंगे? डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो ये दोनों अलग अलग नंबर्स आपके पास है, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम कंसीडर करें, जहां पे ABC रियल है और a 0 नहीं है, तो ऐसे केस में D अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए तो इक्वेशन के रियल रूट नहीं आ सकते, और अगर D 0 हो जाए तो इक्वेशन के रूट्स दोनों बराबर होंगे और दोनों -b/2a के इक्वल हो जाएंगे। और अगर D पॉजिटिव हुआ दोस्तों, तो ऐसे केस में दोनों रूट जो होंगे इक्वेशन के वो डिफरेंट आएंगे, और वो इस तरह से आपको दिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी मैं आपको D नेगेटिव और D पॉजिटिव वाले केसेस थोड़े बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे इनइक्वालिटीज पढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन अभी तो आपके लिए लिया है। नाउ दोस्तों, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे ABC रियल है और a नॉन जीरो है, तो ऐसे केस में जब आपके पास क्वाड्रेटिक का D नेगेटिव आता है तो आप जानते हैं कि रूट कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। D अगर नेगेटिव है दोस्तों तो -d क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और -d को मैं लिख सकता हूं -1 × d। अब देखिए इस केस में रूट्स कैसे दिखेंगे, एक बार नोट करते हैं। रूट्स आपके पास होंगे दोस्तों -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ D अपॉन 2a, ये तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ही। अब आपके पास इस कंडीशन में क्योंकि D नेगेटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन एक काम करते हैं, D को लिख देते हैं -1 × -d। तो क्या -d पॉजिटिव होगा? यस, क्योंकि D को आपने एक नेगेटिव नंबर मान रखा है, तो उसको नेगेटिव कर दोगे तो फिर पॉजिटिव ही आ जाएगा। जैसे -2 को नेगेटिव करो, -2 तो फिर आपका +2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे D को हमने नेगेटिव मान रखा है, तो इस तरीके से लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि रूट ऑफ -1 लिखेंगे इसे, और रूट ऑफ -d भी लिखेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 को लिखना है आयोटा, और ये रूट ऑफ -d। अब क्योंकि -d तो दोस्तों पॉजिटिव है, तो रूट ऑफ -d रियल नंबर होगा, और नीचे आपके पास यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a है। एक काम करते हैं, इसको कुछ p मान लेते हैं, कोई रियल नंबर ही होगा ये, क्योंकि a और b रियल है, और यहाँ पे भी सारे -d पॉजिटिव है, तो रूट ऑफ -d रियल है दोस्तों, और 2a भी आपके पास रियल है। तो ये पूरा नंबर जो लिखा है मैंने गोले के अंदर, ये एक रियल नंबर हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको हम p मान लेते हैं और ये चीज को हम q मान लेते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली बनता है p प्लस माइनस आयोटा q, जहां पे p और q दोनों क्या है? रियल नंबर है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि p प्लस आयोटा q एक रूट हो गया, और एक रूट आपके पास है p माइनस आयोटा q। एंड आप ये जानते ही है कि p प्लस आयोटा q का अगर मैं कॉन्जुगेशन लूंगा तो p माइनस आयोटा q होगा, और p माइनस आयोटा q का कॉन्जुगेट कौन होगा? p प्लस आयोटा q होगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रियल कोफिशिएंट है तो d नेगेटिव होने पर इमेजिनरी रूट्स आते हैं, पर इमेजिनरी रूट हमेशा इस तरह के पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। कौन सा पेयर? p प्लस आयोटा q एक रूट होगा, तो दूसरा
p माइनस आयोटा क्यू फॉर श्योर होगा। और ये थ्योरी जो मैंने आपको अभी बोली ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ये एक जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो उसका अगर एक रूट आपके पास p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा फॉर श्योर p माइनस आयोटा क्यू जरूर होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो जोड़ी में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि p प्लस आयोटा क्यू एक रूट हो गया लेकिन p माइनस आयोटा क्यू रूट नहीं है। ये मैं तब बोल रहा हूं जब कोफिशिएंट रियल है। याद रखना दोस्तों, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि आपके पास x माइनस आयोटा और x प्लस 1 बराबर x प्लस 2 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या हैं। इसके रूट्स आपके पास हैं आयोटा और -2। क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन है? क्या नहीं है। तो क्या ये थ्योरी फेल हो गई? यहां तो हमने क्या बोला कि कॉन्जुगेट रूट आएंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, वो तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि आयोटा का कॉन्जुगेट तो माइनस आयोटा होता है और -2 का कॉन्जुगेट तो -2 ही होता है। एक्चुअली एक इमेजिनरी और एक रियल रूट आपके पास आ रहे हैं। ऐसा क्या थ्योरी फेल हो रही है? क्या एक्चुअली नहीं हो रही है दोस्तों। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करके दिखता हूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन दिखाई देती है जिसके कॉफिशिएंट तो रियल ही नहीं है। तो ये जो थ्योरी है इसकी पहली शर्त ये है कि कॉफिशिएंट को रियल होना चाहिए, तब जाकर के आप बोल सकते हो कि जो इमेजिनरी रूट होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर होंगे एक दूसरे के। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपके पास एबीसी क्या है? रैशनल नंबर है। आप जानते हैं कि जब किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो उसके रूट्स आपके पास क्या होते हैं? रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास डी पॉजिटिव है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोस्तों अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपके पास रूट्स कैसे दिखेंगे बताओ तो? अगर आपके पास डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ और ए बी सी रैशनल नंबर है, एबीसी क्या है? रैशनल नंबर है, तो ऐसे केस में तो आपके पास डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट डी भी रैशनल हो जाएगा और ए और बी तो है ही रैशनल, तो इसका मतलब ये रैशनल रूट्स आपके पास आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? अगर d आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसे केस में रूट d तो रैशनल हो नहीं पाएगा। जैसे d2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे करके अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों तो फिर तो रूट्स आपके पास रैशनल नहीं आएंगे। और जब रैशनल नहीं आएंगे तो फिर वो किस तरह के दिखेंगे? इरैशनल होंगे। अगर d पॉजिटिव है तब की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपके पास रूट्स होंगे -b/2a, लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट d/2a। अब इस 2a को रूट के अंदर 4a स्क्वायर लिखेंगे तो रूट d/√4a स्क्वायर को लिखा जा सकता है d/4a स्क्वायर का अंडर रूट। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है और d/4a स्क्वायर भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर मैं इसको p मानता हूं, इसको q मानता हूं, तो आपके पास p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ q रूट्स हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रैशनल कोफिशिएंट है तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल रूट्स होते हैं, लेकिन जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इरैशनल रूट होंगे और इरैशनल रूट भी इस तरह का पेयर बनाएंगे p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ q। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो आप बोलेंगे कि उसका दूसरा रूट फॉर श्योर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 होने वाला है। लेकिन ये थ्योरी याद रखना दोस्तों केवल तब वैलिड है जब एबीसी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है और जो डी आपके पास जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जाकर के थ्योरी वैलिड होगी। ठीक है, आगे नाउ दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मान लेते हैं कि आपके पास एफ एक्स क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हम थोड़ी देर पहले इसको इस तरह से लिखे थे दोस्तों, स्क्वायर कंप्लीट करके a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले इसको लिखा ही था, आपको याद है कि हमने ये लिख दिया था पहले, ये प्लस में माइनस डी बाई 4a लिख सकते हैं चाहे तो। दोस्तों अब अपन को क्या करना है? अगर मैं इसमें x की वैल्यू डालता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? fx की वैल्यू मिलती जाएगी। अब मुझे पता करना है कि fx की जो वैल्यू मिलेगी मुझे मैक्सिमम क्या मिल सकती है, मिनिमम क्या मिल सकती है। तो fx की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में मुझे बात करनी है। तो पहली बात तो हम करते हैं कि a मान लेते हैं कि क्या है? पॉजिटिव है। दोस्तों अगर a पॉजिटिव है तो आपको पता है कि a पॉजिटिव है और ये भी तो स्क्वायर है किसी रियल का, तो ये भी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब a पॉजिटिव है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर से, तो अब ये पॉजिटिव होगा। इवन जीरो भी हो सकता है क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर है जो कभी जीरो भी होगा। कब होगा? जब x माइनस बी बाई 2a होगा, तो ये जीरो भी हो सकता है। अब आप एक काम करें, इसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस डी बाई 4a जोड़ दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू दोनों तरफ माइनस डी बाई 4a हमने ऐड किया। तो दोस्तों ये आपके पास बना माइनस डी बाई 4a, इधर जोड़ दें और उस तरफ भी
माइनस डी बाई फोर ए को ऐड करेंगे तो दोस्तों ये एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स आपके पास क्या बन गया, माइनस डी बाई फोर ए या उससे बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा एफ एक्स का वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए या उससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि माइनस डी बाई फोर ए उसका मिनिमम वैल्यू है। और ये एफ एक्स की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए आपको मिलेगी कब, ये आपका एफ एक्स है दोस्तों, और आपको ये माइनस डी बाई फोर ए तब मिलेगा ना जब x को क्या डाल दें अपन, माइनस बी बाई टू ए डाल दें। यहाँ पे इक्वल कब आएगा, जब यहाँ पे इक्वल आए, और यहाँ इक्वल कब आएगा, जब x को माइनस बी बाई टू ए हम रख दें। तो दोस्तों फर्स्ट रिजल्ट आपके सामने क्लियर है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव होगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक का वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए या उससे बढ़ा जाएगा, यानी कि मिनिमम तो बनेगा माइनस डी बाई फोर ए, और ये किस x पे बनेगा, जब x को हम डालें कितना, माइनस बी बाई टू ए, तो उस x पे, क्योंकि आपको पता है कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो x को कुछ भी डालते जाएंगे तो एफ एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो मिनिमम क्या आएगी, माइनस बी बाई फोर ए, और ये x को क्या डालने पर आएगी, माइनस बी बाई टू ए डालने पर आएगी। ना उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर a लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास नेगेटिव हो जाए तो ये a नेगेटिव है, लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन का साइन आता जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास एफ एक्स जो होगा वो माइनस डी बाई फोर ए से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। एक बार करके दिखाऊं क्या आपको, देखो एक बार नोटिस करना, अगर a नेगेटिव है तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस एक्स प्लस बी बाई टू ए के स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, तो x प्लस बी बाई टू ए के स्क्वायर से गुणा किया तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा, क्योंकि अब जीरो भी आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे इक्वलिटी सिंगल इंप्लीकेशन ही लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपने x प्लस बी बाई टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अब क्या कर दूं, अब मैं माइनस डी बाई फोर ए जोड़ देता हूं दोनों तरफ, तो माइनस डी बाई फोर ए इधर जोड़ दें और उधर भी जोड़ देते हैं, तो आपका एफ एक्स माइनस डी बाई फोर ए या उससे छोटा आ रहा है, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए या उससे कम रहेगा दोस्तों। तो एफ एक्स अगर माइनस डी बाई फोर ए या उससे कम आ रहा है तो मैक्सिमम तो माइनस डी बाई फोर ए आ सकता है, यानी कि आपके पास एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए है, और यहाँ पे इक्वल साइन तब आएगा जब यहाँ इक्वल आएगा, और यहाँ इक्वल कब आएगा, जब ये जीरो हो जाए, यानी कि x आ जाए माइनस बी बाई टू ए। तो दोस्तों अगर a नेगेटिव है तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस डी बाई फोर ए है, यानी कि आप अल्टीमेटली ये चीज याद रखें कि अगर a पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई फोर ए एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी, और a नेगेटिव होने पर माइनस डी बाई फोर ए ही मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है एफ एक्स की, और ये वैल्यू आती है कहाँ पे, माइनस बी बाई टू ए पे आती है। के अंदर इनइक्वालिटीज पे आते हैं। देखो तो बच्चों इनइक्वालिटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफी जगह काफी चैप्टर्स में आपस में इनइक्वालिटीज यूज आती रहती हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा कि हमने इनइक्वालिटीज को काम में लिया है। चलते हैं फिर आगे, तो केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना, इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। क्या होती है इनइक्वालिटीज, वी से कि अगर कोई दो रियल नंबर आपके पास हैं या फिर कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनके बीच में अगर आपने लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, लेस देन और इक्वल टू, ओके, यहाँ पे बीच पे एंड नहीं बोलना, लेस देन और इक्वल टू बोलेंगे, और इसी तरह से ये साइन आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आपके पास है। अगर दो रियल नंबर या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इनमें से कोई सा भी साइन होगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक इनइक्वालिटी है। अब अपन कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं। ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए क्या है, जीरो से बड़ा है। जो नंबर किसी से बड़ा होता है वो राइट में होता है। जैसे मैंने अगर कहा कि ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि बी और इधर फिर ए आएगा, मतलब बी और ए की पोजीशन नंबर लाइन पे कहाँ होगी, ए बी से बड़ा है ना, तो ए अगर बी से बड़ा है तो ए राइट में होगा, बी लेफ्ट में होगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी लेस देन ए, ये दोनों एक ही बात हुई क्या। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा है, ये कह सकते हैं। तो अगर बी छोटा है तो बी लेफ्ट में होगा ए के, और अगर ए बड़ा है बी से तो ए कहाँ होगा, बी के राइट में होगा, तो बी लेफ्ट में हो गया ना, एक ही बात है बच्चों। चलते हैं इसमें आगे ना। उसके बाद देखिए अगर a जीरो से बड़ा है तो a कहाँ होगा, जीरो के राइट में होगा, और अगर a जीरो से छोटा है तो a जीरो के लेफ्ट में होगा। जो नंबर जीरो के राइट में होता है वो पॉजिटिव होते हैं, और जो जीरो के लेफ्ट में होते हैं बच्चों वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास a जीरो से बड़ा मतलब a इज पॉजिटिव, ये कह सकते हैं। a लेस देन जीरो का मतलब हो गया a इज नेगेटिव। तो इस तरीके से समझा जा सकता है। नाउ दोस्तों आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि रिलेशनशिप जिसकी भी आप वहां पे बात कर रहे हो वो ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। अगर आपके पास एक गिवन है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो क्या अपन ऑब्वियसली कह सकते हैं क्या कि ए सी से छोटा है। तो ये छोटा होना, ये जो रिलेशनशिप है लेस देन होना, इसका ट्रांसफर हो रहा है।
ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा सी से। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर ए बी से छोटा है दोस्तों तो ए कहाँ होगा, बी के लेफ्ट में होगा, और बी सी से छोटा है तो बी कहाँ होगा, सी के लेफ्ट में होगा, और सी कहाँ होगा, बी के राइट में चला जाएगा, तो वो सी आपके पास यहाँ पे होगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसको अगर हम देखें कि ए बी से छोटा है तो ए लेफ्ट में हो गया बी के, और बी सी से छोटा है तो बी सी के लेफ्ट में हो जाएगा, या सी राइट में हो जाएगा बी के, ऐसा कह सकते हैं। अब अपन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ए और सी को कंपेयर करें तो ए कहाँ है, सी के लेफ्ट में है, तो ए क्या हो गया दोस्तों, सी से छोटा हो गया, तो ए लेस देन सी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब आपने लिखा a लेस देन b लेस देन c, बीच में एंड बोला है, तो इसका एंड का मतलब आपको पता है इंटरसेक्शन होता है। a लेस देन b एंड b लेस देन c को अपन एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, a लेस देन b लेस देन c, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो समटाइम्स इस तरह की इनइक्वालिटी अगर आपके पास है तो अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए a लेस देन b एंड b लेस देन c लिखा हुआ है तो ये इक्वलेंट होता है a लेस देन b लेस देन c के। तो कभी कभी हम इसको ये लिख दिया करेंगे और कभी इसको भी ये लिखा जा सकता है। नाउ दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटीज का एडिशन कर सकते हैं क्या। अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है a लेस देन b और एक और इनइक्वालिटी है c लेस देन d, तो आप देखें a b से छोटा है, c d से छोटा है, तो a प्लस c जो होगा वो b प्लस d से छोटा होगा। तो इस तरह से इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ लेस देन साइन है या ग्रेटर देन साइन है, अलग अलग साइन है, तो ऑलवेज ऐड करोगे तो गलत गलत आंसर भी आने लग जाएंगे, तो आप उस समय ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, एडिशन इन एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ऐड कैसे करते हैं, कब करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास a लेस देन b है दोस्तों, तो a क्या है, b से छोटा है। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ दिया। बताओ, अगर जो छोटा है उसमें भी c जोड़ दिया और जो बड़ा है उसमें भी c जोड़ दिया है, सेम नंबर ऐड कर दिया है, तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक बात है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर नेगेटिव नंबर जोड़ दिया तब भी क्या होगा। सोचो, आपके पास कुछ रुपए हैं, आपके दोस्त के पास भी कुछ रुपए हैं, और आपके पास आपके दोस्त से कम है, और मैं दोनों से 10-10 रुपए ले लूं, तो क्या होगा, अभी भी दोस्त के पास ही ज्यादा रहेगा, है ना। या फिर दोनों के पास में से मैं 10-10 रुपए आपको दे देता हूं, चलो अभी भी क्या होगा, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेगा, आपके पास अभी भी कम है ना। चलो ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन एन इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी में किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपके पास दोस्तों a b से कम है, a अगर b से कम है और आपने दोनों तरफ सेम नंबर c से गुणा कर दिया, तो क्या होगा। हमने कहा कि अगर c कोई पॉजिटिव नंबर है तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ac लेस देन bc होगा, यानी कि आपके पास जो साइन यहाँ लेस देन का है तो यहाँ पे भी वही साइन रहेगा। इवन अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है -1, आपको पता है 2 से छोटा है, अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ -5 बन जाएगा, यहाँ पे 10, ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने इधर -5 से किया मल्टीप्लाई तो 5 हो जाएगा, और इसे -5 से किया तो -10 हो जाएगा, तो साइन तो रिवर्स करना ही पड़ेगा। याद रखें कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन बदल देना इनइक्वालिटी को, ओके, और अगर आपने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया किसी इनइक्वालिटी के अंदर तो साइन आपको वैसे का वैसा रखना है। 0 से तो हम कभी मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। चलते हैं आगे दोस्तों, अगर a लेस देन b दे रखा है और c कोई पॉजिटिव है, या आप जानते हैं कि c अगर पॉजिटिव है तो 1/c भी पॉजिटिव होगा, तो उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो a को 1/c से किया तो a/c आ गया, b को किया तो b/c आ गया, तो लेस देन का लेस देन ही रहा। ये तो वही बात हो गई है ना कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर साइन बदलता नहीं है। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपने c से मल्टीप्लाई किया और c कोई नेगेटिव नंबर है, तो c अगर नेगेटिव है तो 1/c भी नेगेटिव होगा, तो 1/c से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स आपको करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई नंबर a है, 0 नहीं है, तो उसका इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है, राइट। तो अगर आपके पास a b से छोटा है तो 1/a और 1/b में क्या रिलेशनशिप होगा वो हम पता लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास a b से छोटा है तो a अगर b से छोटा है और a और b दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, तो 1/a क्या होगा, 1/b से बड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे 2 3 से छोटा है तो 1/2 क्या हो गया, 1/3 से बड़ा ही तो होगा यार। तो अगर a और b दोनों नेगेटिव हो जाए, जैसे मान लीजिए कि -4 लेस देन -3 लिख दिए, तो 1/4 क्या होगा, 1/3 से बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग देखें, अगर दो नंबर्स को आपने इनइक्वालिटी साइन के साथ में रिलेट किया हुआ है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस लेने पर साइन बदल जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तब भी साइन बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर
ए लेस देन बी में ए नेगेटिव हो जाए और बी पॉजिटिव हो जाए, ए लेस देन 0 हो जाए एंड बी 0 से बड़ा हो जाए, तो ऐसे केस में 1/a लेस देन 1/b, यानी कि वही का वही साइन आपको रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल -5 जो है वो 2 से छोटा होता है, अब 1/-5 1/2 से छोटा ही तो होगा, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल्स में इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नंबर है तो रेसिप्रोकल्स में जाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटीज, दो इनइक्वालिटीज को गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए कि a 0 से बड़ा है या 0 लेस देन a है, तो फिर a 0 से बड़ा हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ। अगर a पॉजिटिव है और a b से छोटा है, और इसी तरह से c पॉजिटिव है और c d से छोटा है, तो आप लोग देखें ये चारों नंबर a b c d पॉजिटिव हो गए एक तरह से, क्योंकि a आपका बच्चों 0 से बड़ा है और b a से बड़ा है, तो a 0 से बड़ा है तो a पॉजिटिव हो गया और b उस a से बड़ा है तो b भी पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं c और d भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बच्चों a और b पॉजिटिव है, c और d पॉजिटिव है, a b c d चारों पॉजिटिव है, तो a लेस देन b अगर है और c लेस देन d है तो आप लिख सकते हैं ac क्या होगा, लेस देन bd होगा। तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पे आपको समझाया। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। आप क्या क्या रूल यूज करते हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय। अगर a b से छोटा है दोस्तों तो a प्लस c क्या होगा, b प्लस c से छोटा होगा, दोनों के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर a लेस देन b है और आपने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया c से किया तो ac लेस देन bc ही रहेगा। लेकिन इवन अगर आपने a लेस देन b है और c कोई नेगेटिव नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरीके से समझा जा सकता है। और उसके बाद देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास a और b दो नंबर को गुणा करके बोला हुआ है कि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सोचो दो नंबर का प्रोडक्ट दोस्तों पॉजिटिव कब आ सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो तब आ सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तब भी आ सकता है। तो इसका मतलब ए बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो या तो a और b पॉजिटिव लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दो केस मान लेंगे, या तो a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव है, एक तो ये केस हो गया कि a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव, या फिर a नेगेटिव b नेगेटिव, ये हमें लिख करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव दे रखा है दोस्तों तो ऐसे केस में दोनों में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती है कि a नेगेटिव आ जाए और b उस समय पॉजिटिव हो जाए, या फिर a पॉजिटिव हो तो उस समय b नेगेटिव हो जाए। तो ऐसे करके ही आपको लिख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ऐसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 1/a पॉजिटिव है तो 1/a पॉजिटिव होने का मतलब a पॉजिटिव है, 1/a नेगेटिव होने का मतलब a नेगेटिव है। इवन अगर आपके पास a और b को डिवाइड करके रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो ये तभी होगा जब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों चीजें एक ही बात है। a/b अगर दो नंबर को आपने डिवाइड किया तो वो रेशियो पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, या इवन कह सकते हैं प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो रेशियो भी पॉजिटिव आएगा। एंड सिमिलरली नेगेटिव में भी बोलेंगे कि अगर a/b नेगेटिव है तो a मल्टीप्लाइड बाय b भी क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है दोस्तों। ये सब काम की प्रॉपर्टीज हैं, काफी यूज आती हैं। तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं a/b अगर आपके पास 0 या उससे बड़ा है, सोचो a/b पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव है, लेकिन a/b अगर 0 है तो a 0 हो सकता है बट b कैन नॉट बी। तो यानी कि आपने कहा कि a/b 0 से बड़ा है तो a इंटू बी को हम 0 से बड़ा तो बोल सकते हैं, लेकिन साथ में मेंशन कर देना पड़ेगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं दो नंबर का रेशियो अगर पॉजिटिव या 0 है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव या 0 बोल दो, बट साथ में ये लिखना पड़ेगा, राइट। और इसी तरह से a/b नेगेटिव है या फिर 0 है तो a इंटू बी भी क्या होगा, नेगेटिव या 0 होगा। पर क्योंकि a b को 0 करते हैं तो a या b में से कोई भी 0 बन सकता है, बट आपको पता है कि यहाँ b नीचे लिखा हुआ है और वो 0 अलाउड नहीं है, तो आपको अलग से b कैन नॉट बी 0 बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हो, बढ़िया से आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। चलते हैं आगे। a² 0 या उससे बड़ा है, ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आप देख सकते हैं दोस्तों किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे ना तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ठीक है। या तो 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। 0 कब आएगा, जब आप 0 ले लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, बाकी तो किसी भी रियल का स्क्वायर 0 भी नहीं होता। तो बाकी सभी रियल का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर a² पॉजिटिव है तो a 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a² 0 या उससे बड़ा है तो ये कब होगा, जब कोई भी a रियल ले लें, लेकिन a² पॉजिटिव होने का मतलब है a 0 नहीं होगा, बाकी तो कुछ भी पॉसिबल है। नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखना कि हम रैशनल इनइक्वालिटीज को कई बार सॉल्व करते हैं। ऊपर भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नीचे भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है
तो जब आपके पास ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, तो px अपॉन qx अगर आपके पास दे रखा है तो हम किस तरीके से इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको px अपॉन qx की साइन स्कीम बनाने का तरीका सिखाऊंगा। स्टेप्स देखें आप लोग। पहला स्टेप तो क्या है, आप px अपॉन qx के साइन स्कीम बनाना चाहते हैं तो पहला स्टेप तो ये है कि px जो भी है पॉलिनोमियल उसके सारे जीरो पता लगा लें, जितने भी जीरो इसके हैं। पहली बात तो आपके पास इनइक्वालिटी में जो भी आपके पास दे रखा होगा उसको सिंप्लीफाई करके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करें, या तो ग्रेटर या लेसर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी साइन हो सकता है। तो पहले तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर लिया जाए, फिर इसके बाद इन दोनों के क्या कर लिए जाए, फैक्टर्स कर लिए जाए। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप तो क्या है कि px और qx के जितने भी रियल जीरो हैं उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लो। मान लो कि मैंने एक जीरो C1 मार्क किया, एक C2, एक C3 और एक C4। अब आप बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसका जीरो तो कैसे मार्क करें, वो तो कभी जीरो करेंगे नहीं, अपन उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि डिनोमिनेटर के जीरो को मार्क तो करेंगे बट उसका आंसर कभी भी हम उस जीरो को कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज बस याद रखनी है, ठीक है। डिनोमिनेटर के जीरोस को कभी भी क्लोज्ड इंटरवल के साथ में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट, ये चीज बस याद रखनी है। बट साइन स्कीम बनाते समय qx के जीरोस को लिखना होगा। तो मान लीजिए कि आपने जीरोस को मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, असाइन द साइन टू द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द नंबर लाइन। आप देख सकते हैं जब जीरोस को मार्क किया तो नंबर लाइन कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। राइट मोस्ट पार्ट में आपको साइन असाइन करना है। क्या साइन असाइन करोगे, प्लस या फिर माइनस। प्लस होगा कि माइनस होगा ये पता कैसे करें, इसके लिए यहाँ पे कोई एक नंबर ले लो, यहाँ पे कोई एक नंबर लेकर के यहाँ डाल के देखो कि ये कैसा आ रहा है। जो साइन आएगा वही साइन सब पे आएगा, अगर प्लस आएगा तो प्लस लिखना, माइनस आएगा तो माइनस लिख देना, ठीक है, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमने पता लगाया कि साइन क्या है तो अब अपन यहाँ मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन इस जीरो को C4 को क्रॉस करके अगले इंटरवल में कूदेंगे। अगर C4 की मल्टीप्लिसिटी इवन है और यहाँ प्लस है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना, सॉरी। मान लीजिए कि एक एग्जांपल चलो हम लेते हैं, सपोज करें कि यहाँ पे प्लस लिया हुआ है, तो जैसे आपने C4 को पार किया तो आप माइनस लिखना, साइन बदलना। कब, जब C4 की मल्टीप्लिसिटी अगर इवन है तो। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मान लेते हैं कि आपके पास x माइनस C4 की पावर कुछ है एक्सप्रेशन के अंदर, तो अगर वो पावर इवन है तो वो पावर ही जो होती है वो मल्टीप्लिसिटी है। पावर इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं, राइट ऑल द जीरोस ऑफ px एंड qx ऑन द नंबर लाइन, असाइन द साइन टू द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। फिर क्या करना है, वाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए आपको जीरोस को पार करना है। अगर आप ऐसे जीरो को पार करते हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इवन है, तो साइन रिटेन रखना, प्लस है तो प्लस ही अगली बार आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे जीरो को पार किया जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ऑड है, साइन बदलना। चलो एक दो एग्जांपल ले लिए जाए। मान लेते हैं कि आपके पास x माइनस 1, x माइनस 2 और नीचे लिख देते हैं x माइनस 4, x माइनस 3 का x प्लस 3 का होल क्यूब हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ये 1 ही पावर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं सपोज करें 11 पावर, ऐसे कर लेते हैं। अब इसकी साइन स्कीम बनानी है, ये px अपॉन qx हो गया। देख सकते हैं जीरो क्या क्या है इसका, -3 है, 1 है, 2 है और 4 है। अब आपने सारे जीरोस के सारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जीरोस हैं उनको मार्क कर लिया दोस्तों। अब अपन क्या करें, 4 के इधर एक पार्ट देख लो, राइट मोस्ट पार्ट जो दिख रहा है, इसमें कोई नंबर ले लो, 5 6 कुछ भी रख लो, उसको रख के देखा तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लगाओ। अब आप पार कर रहे हो किसको, यहाँ पे आपने प्लस लगाया, देखो आप चेक करो इस इंटरवल में प्लस हो गया। अब आप पार करके 2 से 4 वाले इंटरवल में जंप कर रहे हो, तो इसके लिए आप 4 को पार कर रहे हो। 4 की मल्टीप्लिसिटी क्या है, 11, ऑड, तो साइन बदलना, तो इसके लिए साइन प्लस माइनस हो गया इस इंटरवल के लिए। फिर इसके बाद 2 को जंप करना है, 2 को क्रॉस करना है अगले इंटरवल में कूदने के लिए, तो 2 की मल्टीप्लिसिटी इवन है तो आप साइन जो इधर आया वही सेम टू सेम रहेगा। फिर इसके बाद आप अगले इंटरवल में कूदें, 1 को पार करें और x माइनस 1 की पावर कितनी है, 1, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो साइन आपको बदलना पड़ेगा। फिर x प्लस 3 की पावर 3 है, -3 को जब आप पार करोगे तो आपको साइन फिर से बदलना है। तो दोस्तों वाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चेंज द साइन या फिर रिटेन व्हेन क्रॉसिंग अ जीरो ऑफ इवन मल्टीप्लिसिटी और ऑड मल्टीप्लिसिटी। उल्टा हो गया क्या, हाँ ये तो उल्टा हो गया। यहाँ पे ऑड लिख लें और यहाँ पे लिख लें इवन मल्टीप्लिसिटी। यानी कि जब आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए आप ऐसे जीरो को पार करते हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो चेंज कर दो साइन को, और अगर आप ऐसे जीरो को पार करते हैं जिसकी मल्टीप्लिसिटी इवन है तो साइन को रिटेन रखें।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक के साइन स्कीम के बारे में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम। ऑलराइट दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। साइन स्कीम ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले एफ एक्स मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास है जहां पे ए बी सी रियल है और ए जीरो नहीं है। दोस्तों सबसे पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अभी अपन ने बात की थी ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टी अपॉन फोर ए। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे एफ एक्स को अगर मैं वाई ले लूँ, एफ एक्स को हम वाई ही लेते हैं वैसे तो आपके पास y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई फोर ए। ये जो ग्राफ बनेगा इस एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक का, ये एक्चुअली एक पैराबोला होता है जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग तो हम एक्स मार्क कर लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग वाई को प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों, अगर a पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, राइट। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन जब a नेगेटिव होगा तो यही ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। दोस्तों इसके बारे में अपन थोड़ा और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास a क्या है, क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है। अभी अपन ने बताया था आपको कि a अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स जो होता है वो माइनस डी बाई फोर ए से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, यह भी अपन ने बताया था आपको। और एफ एक्स का वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए कब आता है, अभी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। एफ एक्स हमने लिखा था अभी a टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई फोर ए, राइट, प्लस माइनस डी बाई फोर ए। आप देख सकते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये भी चीज़ पॉजिटिव आएगी, और जब ये जीरो से बड़ी है इसमें माइनस डी बाई फोर ए जोड़ेंगे तो ये चीज़ भी आपके पास माइनस डी बाई फोर ए या उससे बड़ी हो जाएगी अगर a पॉजिटिव है तो अगर a पॉजिटिव है तो ये चीज़ माइनस डी बाई फोर ए या उससे बड़ी आएगी, और माइनस डी बाई फोर ए तब बनेगी जब x को, क्योंकि ये पूरा माइनस डी बाई फोर ए बनना है तो ये जीरो बन जाएगा, और ये जीरो कब बनेगा जब x माइनस बी बाई टू ए होगा। तो इसका मतलब आपके पास एफ एक्स का या फिर कहें y का मिनिमम वैल्यू माइनस में डी बाई फोर ए है, कब, जब x होगा माइनस बी बाई टू ए। तो जब x होगा माइनस बी बाई टू ए उस समय y होगा माइनस डी बाई फोर ए, और ये y का सबसे लोएस्ट वैल्यू है। और अगर ये y का सबसे लोएस्ट वैल्यू है, आप देख सकते हैं ऊपर जाते तो y बढ़ता है, नीचे आते तो y कम होता है ग्राफ के ऊपर, और ये y का सबसे कम वैल्यू है। तो इसका मतलब ये ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरह का पैराबोला बनेगा, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे दोस्तों माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, और ये जो लाइन आपके पास है जिसको हम एक्सिस कहते हैं इसकी इक्वेशन हो गई है x बराबर माइनस में बी बाई टू ए। नाउ दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आपके पास जो पैराबोला बना उसका वर्टेक्स है ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, ओके। एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है। अब बात करते हैं ग्राफ जो क्वाड्रेटिक का है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे बेटा y जीरो होता है ना, y जीरो होता है, यानी कि एफ एक्स जीरो होता है। एफ एक्स जीरो मतलब ये कब जीरो बन रहा है, उस x के ऊपर ही ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। तो अगर आपके पास d नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके इसका जीरो रियल नहीं आ रहा, एफ एक्स का रियल जीरो नहीं है। एफ एक्स आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका कोई भी रियल जीरो नहीं है। अगर इसका रियल जीरो नहीं है, डी नेगेटिव है, तो इसका कोई रियल जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। और आपको मालूम है ए पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के साथ में ग्राफ ऐसा ही तो दिख सकता है, और तो कैसा दिखेगा, ऐसा तो दिख नहीं सकता, ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर ऐसा बनाओगे तो ये तो ऊपर तक तो जाएगा ना, ये काट जाएगा एक्स एक्सिस को। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट कभी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ का सारे ही पॉइंट ऊपर हैं एक्स एक्सिस के, और सारे पॉइंट जो ऊपर होते हैं एक्स एक्सिस के उसका y पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है उसकी साइन स्कीम क्या रहेगी कि एफ एक्स रहेगा ऑल एक्स के लिए पॉजिटिव, क्योंकि पूरे ग्राफ ऊपर है। तो हर x के करस्पॉन्डिंग y जो आएगा x, y इस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सारे x के लिए y क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं जब a पॉजिटिव है d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑल x के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक बात है, चलते हैं आगे। अब अगर आपके पास d जीरो हो जाए तो आपको पता है कि d जीरो होने का मतलब है क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल तो होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन और अगर इक्वल रूट होंगे तो इसका मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा, तो फिर ये काट के ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे तो नहीं जा सकता ना कि भाई ऐसे काट के चला जाए, तो ऊपर भी तो जाता है। ठीक बात है, चलिए गलती तो नहीं करेंगे। तो आप लोग चेक करना, डी अगर जीरो हो जाए तो ग्राफ का
इस तरीके से एक्स एक्सिस से ये टच हो जाएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्वाड्रेटिक का क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब अपन देख सकते हैं कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो अल्फा मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि अल्फा 0 है यहाँ पे, सॉरी अल्फा और बीटा बराबर है, तो अल्फा कॉमा 0 बोलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, या फिर आप इसे बीटा कॉमा 0 भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की साइन स्कीम के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट तो सबका पॉजिटिव है, चलो ठीक है, इन सब का भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका y 0 है, तो इसका मतलब x जब अल्फा या बीटा होगा वहां पे y 0 आएगा, बाकी सारे x पे y कैसा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर d पॉजिटिव हो जाए तो इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। मान लो वो अल्फा और बीटा है, तो एक पॉइंट तो आपके पास ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए अल्फा कॉमा 0 हो गए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास अगर ये बीटा है तो बीटा कॉमा 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नाउ दोस्तों ये ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के 2 रियल 0 हैं। अब देख सकते हैं कि ये ग्राफ पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है तो यहाँ पे y तो नेगेटिव है और यहाँ सब जगह y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बीटा के राइट में जितने भी x लेंगे वहाँ पे y पॉजिटिव आएगा, और अल्फा के लेफ्ट में जितने भी x लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यानी कि अल्फा और बीटा के दूसरी तरफ चले जाएं, मतलब कि इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं तो आपके पास क्वाड्रेटिक का साइन पॉजिटिव होगा, और अल्फा बीटा के बीच के सारे नंबरों पे क्वाड्रेटिक का साइन नेगेटिव आ रहा है। तो ये साइन स्कीम इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस पूरे को एनालिसिस करें तो a पॉजिटिव है और fx नेगेटिव केवल तब आ रहा है जब d पॉजिटिव है, और वो भी तब जब x अब अल्फा बीटा के बीच में ले लें, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलते हैं आगे। ना उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर a नेगेटिव आपके पास है, आपको पता है fx को हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस किए थे अभी, a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस d बाई 4a, और ये चीज आपके पास अगर a नेगेटिव है तो आपको पता है ये स्क्वायर तो पॉजिटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, लेस देन 0, लेस देन 0 में माइनस d बाई 4a जोड़ेंगे तो ये चीज आपके पास लेस देन इक्वल टू माइनस d बाई 4a बनेगी। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू माइनस d बाई 4a या उससे कम आएगा, यानी कि y का वैल्यू माइनस d बाई 4a या उससे कम है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, माइनस d बाई 4a हुआ, तो y का मैक्सिमम वैल्यू माइनस d बाई 4a आएगा। पर ये इसके बराबर कब हो जाएगा, ये पूरा इसके बराबर तब होगा जब ये 0 हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा माइनस b बाई 2a, तो माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a, ये x कॉमा y हो गया। ये y का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों, क्योंकि fx आपका माइनस d बाई 4a या उससे छोटा है, यानी कि यहाँ पे y सबसे ज्यादा है, और y है माइनस डी बाई 4a और x उस समय माइनस b बाई 2a, तो ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y है, और y की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, ग्राफ पे सबसे ऊंचे बिंदु पे आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट हुआ, तो ग्राफ फिर ऐसे ही बनना चाहिए। तो इस पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी इक्वेशन हो गई है x बराबर माइनस b बाई 2a। तो दोस्तों आपके पास एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस तरह का बनेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए दोस्तों तो ये कभी 0 बनेगा नहीं, यानी कि y कभी 0 बनेगा नहीं, और y 0 x एक्सिस पे होता है, यानी कि ग्राफ कभी x एक्सिस को कांटेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, उससे टच भी नहीं करके जाएगा, उसको काट के भी नहीं जा सकता। तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा भाई, ऐसा ग्राफ तो बन नहीं सकता कि भाई आप बोलो कि डाउनवर्ड तो है और ऐसा ग्राफ बने और एक्स एक्सिस को काटे ही ना, क्योंकि ये तो आगे बढ़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है, और ये कुछ इस तरीके का बनेगा, एक्स एक्सिस के नीचे नीचे चला जाएगा चुपके से, ठीक है, राइट बच्चों, एक्स एक्सिस के नीचे नीचे चला गया, एक्स एक्सिस से कहीं पे भी टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक बात है। चलते हैं आगे। यहाँ से अगर आप देखें इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट अगर उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो आप देख सकते हैं सबके y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही है ना, यानी कि आपके पास एवरी x चाहे कुछ भी ले लो y तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब साइन स्कीम fx की क्या है कि fx ऑल x के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जब a नेगेटिव है तो d नेगेटिव होने पर क्वाड्रेटिक का साइन ऑल x के लिए नेगेटिव होगा। तो आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं कि जब d नेगेटिव है तो इसमें भी d नेगेटिव है दोस्तों, जब d नेगेटिव है तो a पॉजिटिव होने पर fx ऑलवेज पॉजिटिव है, और a नेगेटिव होने पर fx ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है। चलते आगे। अगर d 0 है दोस्तों तो ऐसे केस में क्वाड्रेटिक का रूट 2 होंगे, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को ऐसे छू के निकल जाएगा क्योंकि एक ही रियल 0 है, ठीक बात है। तो अपन कहेंगे कि ग्राफ ने x एक्सिस को टच किया, तो जहां पे टच किया वहां पे y 0 होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान सकते हैं अल्फा कॉमा 0 या फिर बीटा कॉमा 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा तो सेम है।
बाकी सारे x के लिए y नेगेटिव है क्या, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे ना इस ग्राफ पे तो वहां पे y नेगेटिव आएगा, तो यानी कि इधर भी y नेगेटिव, इधर भी आपका y नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से देखा जा सकता है, राइट दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव हो जाए, ये गलत लिखा हुआ है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो जाए दोस्तों, पॉजिटिव हो जाए, अगर डी पॉजिटिव हो जाए तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा, क्योंकि ग्राफ तो डाउनवर्ड बनना है, तो अल्फा और बीटा मान लो इसके 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड कुछ इस तरीके का होगा। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है, ठीक है, और अल्फा बीटा के बीच में एफ एक्स का साइन या फिर कहें y का साइन पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है, यहाँ y नेगेटिव होगा, इधर भी, यानी कि y इधर उधर नेगेटिव आ रहे हैं। अब इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब a नेगेटिव है तो fx नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव केवल तब आ रहा है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ करूं, यहाँ पे a पॉजिटिव और fx नेगेटिव कब आ रहा है, देखो a नेगेटिव है, fx पॉजिटिव कब आ रहा है, देखो, तो आप देख सकते हैं कि fx का साइन a के साइन से उल्टा तभी आ सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है, ठीक है, और a के साइन से fx का साइन a के साइन से अपोजिट उन x के लिए आता है जो x अल्फा बीटा के बीच में है, ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं आगे। नाउ दोस्तों इन सबको एक साथ कंबाइन करते हैं अपन, यहाँ पे इस रिजल्ट को और उस पीछे आगे वाले रिजल्ट को भी देखें। अगर a नेगेटिव है, a पॉजिटिव है सॉरी, तो d नेगेटिव होने पर क्या हो रहा है, दोनों जीरो इमेजिनरी हैं, तो क्वाड्रेटिक का साइन ऑल x के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर d 0 है तो क्वाड्रेटिक का साइन एक जगह 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का वैल्यू एक जगह 0 हो जाएगा, बाकी जगह पॉजिटिव रहेगा। और जब d पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू अल्फा बीटा के बीच के नंबरों पे नेगेटिव होगा, बाकी जगह पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो d नेगेटिव होने पर क्वाड्रेटिक ऑल x के लिए नेगेटिव, d 0 होने पर एक बार क्वाड्रेटिक 0, बाकी जगह तो नेगेटिव, और d पॉजिटिव होने पर अल्फा बीटा के बीच के नंबरों पे fx जो होगा, x को अल्फा बीटा के बीच में लेने पर fx पॉजिटिव आ रहा है, बाकी जगह नेगेटिव। तो क्या हम बोल सकते हैं कि fx का साइन a के साइन जैसा है, कब तक, जब तक कि x आप अल्फा बीटा के बीच में ना ले लो, और x आप अल्फा बीटा के बीच में तभी लोगे जब अल्फा बीटा दो डिफरेंट रियल नंबर होंगे, राइट। तो इससे अपन साइन स्कीम बना सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय fx की, राइट। चलो एक बार एक काम करता हूं, पीछे वाली साइन स्कीम को ड्रॉ कर देता हूं। अगर a पॉजिटिव है और अगर a नेगेटिव है, दोनों ही केसेस में देखते हैं d नेगेटिव पे क्या है, d 0 पे क्या है और d पॉजिटिव पे क्या है। d नेगेटिव पे क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, और d a पॉजिटिव पे क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, a नेगेटिव पे क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव। और अगर d 0 है तो ग्राफ x एक्सिस को एक बार काट के जाएगा, और अगर a पॉजिटिव है तो इधर दोनों तरफ पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो इधर दोनों तरफ नेगेटिव, और अगर d पॉजिटिव है तो ग्राफ x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और अल्फा बीटा के बीच में क्वाड्रेटिक का साइन a के साइन से उल्टा चलेगा, a पॉजिटिव है तो fx नेगेटिव, a नेगेटिव है तो fx पॉजिटिव होगा, और इसके बाद यहाँ पे a के साइन जैसा साइन रहेगा। तो हम देख सकते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन हमेशा ऑल x के लिए a के साइन जैसा आ रहा है, a पॉजिटिव तो fx पॉजिटिव आ रहा है, a नेगेटिव है तो fx ऑल x के लिए नेगेटिव आ रहा है। कब तक, जब तक आप x को अल्फा बीटा के बीच में ना ले लो। अभी अल्फा बीटा डिफरेंट नंबर होंगे तभी तो आप x को अल्फा बीटा के बीच में लेंगे, और जब x अल्फा बीटा के बीच में लेते हैं तो क्वाड्रेटिक का साइन a से अपोजिट आ रहा है। देखें a नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। अब इन दोनों की साइन स्कीम को हम मिला लेते हैं। साइन स्कीम किसकी है, fx की साइन स्कीम है, तो अब अपन इसको मिला लेते हैं, a इंटू fx की साइन स्कीम बनाते हैं। दोस्तों अगर d नेगेटिव है तो आपके पास क्वाड्रेटिक का साइन a के जैसा ही रहेगा ऑल x के लिए, इसका मतलब a इंटू fx का साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि a पॉजिटिव तो fx पॉजिटिव, a नेगेटिव तो fx नेगेटिव ही आएगा। अब इसके बाद देखते हैं, अगर d 0 है दोस्तों तो क्वाड्रेटिक का साइन अभी भी a के साइन जैसा ही रहेगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा सेम नंबर है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का साइन ऑल x के लिए पॉजिटिव होगा, a के जैसा होगा सॉरी, तो a इंटू fx पॉजिटिव होगा, लेकिन एक x के लिए a इंटू fx 0 हो जाएगा, वो अल्फा या बीटा बोल सकते हैं आप। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर d पॉजिटिव है, यहाँ d पॉजिटिव लिखना होगा, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। अगर d पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का साइन अल्फा बीटा के बीच में a से अपोजिट रहता है, तो a इंटू fx का साइन नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी जगह तो अभी भी क्या रहेगा, a इंटू fx पॉजिटिव ही रह जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे देखें। ऑलराइट दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो देखते हैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो अभी अपन ने पढ़ा उसे अभी आप में कंक्लूड करना है, ठीक है। fx आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे abc रियल है और a नॉन जीरो है।
अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि ए पॉजिटिव होने पर ग्राफ कैसा होता है और ए नेगेटिव होने पर ग्राफ कैसा होता है। अगर डी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, डी जीरो है तो ग्राफ कैसा होगा, और डी पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होता है। अगर आपके पास ए नेगेटिव है दोस्तों, सॉरी ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, ठीक है। अगर ए नेगेटिव है तो डी नेगेटिव होने पर ग्राफ ऐसा बनता है और ए नेगेटिव होने पर ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव है। अगर डी जीरो है तो ए पॉजिटिव होने पर ग्राफ ऐसा बनता है और ए नेगेटिव होने पर ग्राफ ऐसा बनता है। डी पॉजिटिव होने पर ग्राफ क्या बनेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, अपवर्ड ओपनिंग ऐसे बनेगा, और ए नेगेटिव होने पर डाउनवर्ड ओपनिंग ऐसे बन जाएगा। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर y केवल और केवल पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव ही आ रहा है, केवल ये भी नेगेटिव ही आ रहा है, और यहाँ जीरो है, यहाँ पॉजिटिव है y और यहाँ नेगेटिव है y, आप देख सकते हैं। अब अपन को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, कुछ कंडीशंस को चेक करना आप लोग केयरफुली। आपके पास यहाँ पे एफ एक्स अगर पॉजिटिव दिया हुआ हो ऑल एक्स के लिए, बताओ एफ एक्स ऑल एक्स के लिए पॉजिटिव कब आ रहा है, जब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो। यानी कि जब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा ऑल एक्स रियल के लिए। बात करते हैं एफ एक्स ऑल एक्स के लिए नेगेटिव कब आएगा। एफ एक्स आपका ऑल एक्स के लिए नेगेटिव तभी आ रहा है जब ए नेगेटिव होगा और डी नेगेटिव होगा, तो ये ए नेगेटिव डी नेगेटिव। एंड नाउ इसके बाद तीसरी कंडीशन पे चलते हैं दोस्तों। एफ एक्स आपको चाहिए पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो ऑल एक्स के लिए एफ एक्स आपको चाहिए पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो। तो ये दोनों में पॉजिटिव या जीरो आ रहा है। पॉजिटिव या जीरो का मतलब होता है नेगेटिव के अलावा चाहे जो आए, ठीक है, पॉजिटिव या जीरो। तो दोनों केसेस सही हैं जिसमें ए पॉजिटिव आ रहा है और डी नेगेटिव या जीरो, यानी कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव या जीरो, ठीक बात है। अब इसके बाद बात करते हैं कि एफ एक्स आपके पास नेगेटिव या जीरो आ रहा है ऑल एक्स के लिए। तो एफ एक्स नेगेटिव या जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स पॉजिटिव कभी नहीं आना चाहिए। तो इन समय तो एफ एक्स पॉजिटिव है भाई, जब ए पॉजिटिव होगा तो एफ एक्स तो पॉजिटिव तो कभी ना कभी आ ही जाएगा, कई बार आ जाएगा बल्कि, है ना। तो एफ एक्स आपको चाहिए नेगेटिव या जीरो, मतलब कभी भी पॉजिटिव नहीं चाहिए। तो ये ग्राफ गलत है, ये दोनों सही है। तो यानी कि आपके पास ए तो नेगेटिव आएगा इन दोनों में, और डी नेगेटिव या जीरो, इसमें जीरो है तो ए नेगेटिव डी नेगेटिव या जीरो आ जाएगा। तो ये चारों केसेस आपके पास क्लियर हो गए। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि एफ एक्स क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए सम रियल एक्स के लिए। सम रियल एक्स का मतलब है कम से कम एक रियल एक्स। तो दोस्तों अगर एफ एक्स कम से कम एक एक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो आप देखें ए पॉजिटिव, डी पे कोई कंडीशन मत लगाओ, सारे डी एक्सेप्टेबल हैं। तो ए पॉजिटिव होने पर एफ एक्स कम से कम एक बार तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। लेकिन अगर ए नेगेटिव है तो एफ एक्स पॉजिटिव तब आएगा जब डी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको एफ एक्स ए के साइन से अपोजिट चाहिए। एफ एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे ए हमने नेगेटिव माना है, तो ए अगर नेगेटिव है तो एफ एक्स तो तभी पॉजिटिव आएगा ना जब डी पॉजिटिव होगा। आपको याद रखना दोस्तों कि एफ एक्स का साइन ए के साइन से अपोजिट तभी आता है जब डी पॉजिटिव होता है। तो अगर आपने ए पॉजिटिव मान रखा है तो डी पॉजिटिव लेंगे तब एफ एक्स कभी ना कभी नेगेटिव किसी ना किसी एक्स पे आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आपको चैट बॉक्स में अपनी डाउट्स को डालनी है दोस्तों, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ उसके बाद इसके अगले केस पे चलते हैं कि एफ एक्स आपके पास क्या है, या तो पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो अगर आपका एफ एक्स पॉजिटिव या जीरो है, मतलब कि कभी भी नेगेटिव, अच्छा सॉरी, एफ एक्स पॉजिटिव या जीरो चाहिए, तो अगर ए पॉजिटिव लेंगे तो एफ एक्स कभी ना कभी पॉजिटिव तो आता ही आता है, जीरो भी आ जाता है कभी कभी, तो ए पॉजिटिव ले लो। और अगर ए नेगेटिव लिया तो एफ एक्स पॉजिटिव तब आएगा जब डी पॉजिटिव लेंगे। इवन जब डी जीरो लेते हैं तब भी एफ एक्स एक बार तो जीरो आ जाता है ना, एक बार तो जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर ए नेगेटिव है तो डी क्या क्या चल जाएगा, पॉजिटिव या जीरो, क्योंकि इन्हीं दोनों में एफ एक्स या तो पॉजिटिव या फिर जीरो आ रहा है, ठीक बात है। लास्ट केस पे चलते हैं दोस्तों। एफ एक्स आपके पास सम एक्स के लिए नेगेटिव चाहिए या जीरो चाहिए, राइट। अगर ए नेगेटिव हुआ तो एफ एक्स कम से कम एक बार नेगेटिव आ जाता है, ओके। तो इसलिए ए नेगेटिव पे डी पे कोई कंडीशन नहीं लगाई। अगर ए नेगेटिव है, अगर ए सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव लिखना चाहिए था, अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसे केस में ग्राफ ऐसा बनता है, और आपको तो एफ एक्स या तो नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए कभी ना कभी। तो ये दो ग्राफ ये सही रहेंगे इसके लिए, यानी कि या तो डी पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो डी पॉजिटिव या फिर जीरो लिख दिया। तो दोस्तों ये 8 केसेस को रटने की जरूरत नहीं है, समझे अपने आप लिख पाएंगे, ठीक है। केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो अपन चैट बॉक्स में पूछ लें, कुछ भी डाउट है, या रिवाइंड करके फिर से सुन लें मैंने क्या बताया है, उसको आप वापस से देख लें, ठीक है। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स की।
इस टॉपिक के अंदर दोस्तों हमें ये डिस्कस करना है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर किसी नंबर से बड़े हैं तो क्या क्या कंडीशंस हमें देखनी है, या किसी नंबर से छोटे हैं दोनों रूट तो क्या कंडीशन होगी, या फिर एक रूट उस नंबर से बड़ा एक छोटा है, या फिर दोनों रूट किसी इंटरवल के अंदर है, या फिर एक रूट किसी इंटरवल के अंदर है। ये सब सिचुएशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इवन ये भी बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स, इसकी कंडीशंस क्या क्या है। ये सारा डिस्कशन क्लास में अभी अपन इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहां पे abc आपके पास रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 है। और ये भी मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हैं, x1 और x2 है। दोस्तों एक और चीज मान लेते हैं कि जो fx आपके पास है वो ax² प्लस bx प्लस सी है, यानी कि आपको यहाँ पे fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोस आपके पास क्या क्या है, x1 और x2 है। इन जीरोस के ऊपर आपके पास कंडीशन होगी कि दोनों रूट किससे बड़े हैं या छोटे हैं। इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि रूट किसी नंबर से बड़े हैं छोटे हैं तो फिर उनको रियल होना पड़ेगा, क्योंकि रियल रूट ही किसी से बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो उसको आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चीज उनके लिए नॉट डिफाइंड हो जाती है, छोटा बड़ा उनमें नहीं होता। तो आप लोग चेक करें कि सबसे पहले आज का लोकेशन ऑफ रूट्स का एक कंडीशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों रूट किसी नंबर k से क्या हो जाए, बड़े हो जाएं। बच्चों सबसे पहले मैं इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी है। थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफली मैं आपको एक बार रिवीजन दे देता हूं, थोड़ा केयरफुली कॉन्सेंट्रेट करना। बच्चों ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, a मल्टीप्लाइड बाय fx की साइन स्कीम क्या होती है, अगर d नेगेटिव होता है तो a fx पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जैसा a वैसा fx, a पॉजिटिव तो fx पॉजिटिव, a नेगेटिव तो fx नेगेटिव। अगर d 0 होगा तो आपके पास a इंटू fx का साइन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्सक्लूडिंग 1 पॉइंट, वहां पे a fx 0 हो जाएगा। और जब d पॉजिटिव है दोस्तों, a fx का साइन क्या होगा, अल्फा बीटा के बीच में नेगेटिव होगा और साथ में बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा, और अल्फा बीटा पे तो श्योरली 0 ही होता है। तो आप लोग इस तरीके से ये जो मैंने आपको लास्ट पिछले टाइम पे बताया तो उसमें आपको मैंने समझाया था इसके बारे में, ये चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपको दोनों रूट को k से बड़ा रखना है, तो अगर x1 और x2 दोनों ही k से बड़े हैं तो दोस्तों ग्राफ ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक का, k इधर है और x1 x2 कहां पे है, राइट हैंड साइड में है। और ऐसा भी हो सकता है कि x1 x2 बराबर हो जाएं, तब भी आपके पास वो किससे बड़े हैं, k से बड़े हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राफ है वो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो जब a नेगेटिव होगा, और ये d 0 होकर के भी आपके पास दोनों रूट k से बड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट को अगर k से बड़ा करना है तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी साइन स्कीम के बारे में बात करें। सबसे पहले देखो सिचुएशंस क्या है, दोनों रूट k से बड़े हैं तो पहले देखो k कहां पे है, k कहां है, k अल्फा बीटा के बीच में है। क्या आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा के बीच में तो, या x1 x2 के बीच में तो k आपके पास लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी कि AFK पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि अल्फा बीटा के बीच में नंबर लेंगे तभी आपके पास a इंटू fx नेगेटिव होता है, बाहर a इंटू fx पॉजिटिव होता है। यानी कि जब x अल्फा बीटा के बीच में होता है तो उस x पे fx और a इसके मल्टीप्लिकेशन का साइन नेगेटिव होता है। लेकिन बाहर जब आप रूट्स के बाहर चले जाएंगे दोनों तरफ, तो आपके पास अगर x आपने x1 x2 के बाहर की तरफ लिया दोनों तरफ, तो आपके पास a और fx का साइन सेम रहता है। तो आपका अगर a पॉजिटिव तो fk पॉजिटिव, a नेगेटिव तो fk नेगेटिव, तो हमने क्या लिखा, a fk नेगेटिव लिख लिया है ना। उसके बाद दोस्तों एक और चीज आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो पैराबोला होता है उसकी एक्सिस होती है x बराबर -b/2a। तो यहाँ पे x कितना है, -b/2a है, और यहाँ पे x क्या है, k है। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो k है वो लेफ्ट में है और -b/2a यहाँ पे x की वैल्यू है वो राइट के अंदर है। तो आप बोल सकते हैं कि -b/2a क्या होगा, k से बड़ा होगा। तो ये दो चीजें अगर अपन ने बोल दी है तो इससे क्या हुआ कि जो k है वो इस एक्सिस के लेफ्ट में आ गया, और x1 x2 क्योंकि आपके पास AFK हमने पॉजिटिव बोल दिया, पर AFK पॉजिटिव अगर है तो आपको एक और चीज इसके अलावा भी मेंशन करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बना के देता हूं। मान लीजिए कि k यहाँ पे है और ये आपका पैराबोला का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो दोस्तों कि AFK अभी भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि k अल्फा बीटा के बीच में तो है ही नहीं, और दूसरी बात -b/2a क्या है, k से बड़ा है। तो ये दो सिचुएशन, दो कंडीशन लगाने के बाद भी क्या दोनों रूट k से बड़े आए हैं, क्या नहीं आए हैं, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन में अगर ऐसा ग्राफ होगा तो ये वाला ग्राफ भी इन दोनों शर्तों को
सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्योंकि रूट तो रियल ही नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हैं, ग्राफ एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो फिर तो आपके पास रूट x1 x2 k से बड़े कैसे हो पाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक और कंडीशन लगानी है, और वो कंडीशन है कि या तो d 0 हो जाए या फिर d पॉजिटिव हो जाए। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशंस का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वो सिचुएशन मिल जाएगी कि जब दोनों रूट क्या है, k से बड़े हो जाएं। याद रखना, इनमें से एक भी शर्त कम करोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए उससे सुपर सेट आपको मिलेगा, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स भी होंगे जो कि गलत सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस चीज को आपको केयरफुली समझना है। फिर से एक बार समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जेई मेन में भी इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अपन पहले एडवांस का मानते थे इस टॉपिक को कि एडवांस में ही इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ सालों से मेंस में भी इस चीज पे लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रूट्स आपके पास हैं अल्फा के x1 x2 सॉरी, वो दोनों ही कैसे हैं, k से बड़े हैं, तो x1 x2 को k के राइट में आना पड़ेगा। तो ग्राफ ये चार तरह के बन सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ग्राफ का d कैसा है, या तो पॉजिटिव है या जीरो है, तो यानी कि d पॉजिटिव या जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात कि आपके पास इस लाइन के ऊपर जो माइनस b/2 x की वैल्यू है वो k के राइट में हो गया, तो वहां पे माइनस b/2 क्या होगा, k से बड़ा हो जाएगा। तो माइनस b/2 k से बड़ा है, और साथ में जो k है आपका वो x1 x2 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब a और f के अलग अलग साइन, सेम साइन के सॉरी होंगे, क्योंकि अलग साइन तो fx का a से तब आता है जब x अल्फा बीटा के बीच में है, x1 x2 के बीच में है। बाहर तो k का बाहर तो कोई भी x लेंगे ना जीरोस के बीच बाहर, तो वहां पे fx का साइन क्या होता है, उस x के लिए fx का और a का सेम साइन होता है, तो af के पॉजिटिव आएगा। तो ये तीन कंडीशंस आपको देखनी है, तो याद रखें पहले k को लोकेट करना है कि k कहां पे है, बाहर है तो af के पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, k इस पैराबोला की एक्सिस के लेफ्ट में है, तो माइनस b/2 k से बड़ा हो गया। और तीसरी बात, d आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा दोस्तों। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है ना। उसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, बोथ रूट्स आर लेस देन k। दोस्तों अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट k से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों k के लेफ्ट में आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ग्राफ ऐसा मिल सकता है। ये कब होगा, जब d पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है। और ये वाला ग्राफ है जब a पॉजिटिव तो है, d जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों में तो a पॉजिटिव हो गया, d नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे आपके पास क्या होगा, रूट्स तो इमेजिनरी हो जाएंगे, तो k से छोटे कैसे आ पाएंगे, राइट। अब अगर आपके पास a नेगेटिव हो जाए पर d पॉजिटिव हो जाए, तो ग्राफ x एक्सिस को दो बार टच करेगा, इवन ग्राफ x एक्सिस को टच भी कर सकता है, मतलब इक्वल रूट भी क्या हो सकते हैं, k से छोटे हो सकते हैं दोस्तों। तो यहां से अपन ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास पहले तो k को हम लोकेट करें, k कहां है, क्या k अल्फा x1 x2 के बीच में है, क्या नहीं है, k तो इनके बाहर है। तो इसका मतलब fk और a सेम साइन का रहेगा, a fk आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप लोग देख सकते हैं कि जो इस पैराबोला की एक्सिस है x बराबर माइनस b/2a क्या है दोस्तों, k के लेफ्ट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस b/2a इज लेस देन k। और साथ में एक और कंडीशन की, इन सारे ग्राफ में d या तो पॉजिटिव है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन है बेटा लोकेशन ऑफ रूट की, कि जब दोनों रूट k से छोटे आ जाए ना। उसके बाद दोस्तों एक और बात करते हैं कि जब एक रूट तो आपके पास क्या हो जाए, k से बड़ा हो जाए और एक k से छोटा हो जाए, तो यहां पे अपन इसको थोड़ा ठीक करेंगे। यहां मान लीजिए कि आपके पास ये हो गया x1, इसको आप लोग केयरफुली देखेंगे, यहां से इसको अपन यहाँ पे नोटिस करें कि जो रूट्स हैं वो किस तरह के आपके पास दे रखे हैं। तो दोस्तों एक रूट तो आपके पास कैसा है, एक रूट k से छोटा है और एक आपके पास k से बड़ा है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है, पहले हम k को लोकेट कर लें, a f k आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि k अल्फा बीटा x1 x2 के बीच में आ रहा है। तो ग्राफ आपका ऐसा भी बन सकता है या फिर इवन ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे a f k का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि k x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है, और आपको पता है जीरोस के बीच में अगर कोई नंबर लाई कर रहा है तो वहां पे उस नंबर पे, उस x पे a और fx का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब इसमें आपको माइनस b/2a को k से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस b/2a यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोस्तों एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास AFK नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप जानते ही बेटा कि जब आप अल्फा बीटा x1 x2 या अल्फा बीटा कुछ भी मान लें, x1 x2 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं, तो उस नंबर पे, उस नंबर x पे a और fx का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। यानी कि जब a पॉजिटिव होता है
तो x1 x2 के बीच में कोई भी नंबर लेने पर उस पे fx का साइन a से अपोजिट आएगा, नेगेटिव आएगा अगर a पॉजिटिव है तो, और अगर a नेगेटिव है तो fx वहां पे नेगेटिव आता है। अब d पॉजिटिव की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि जब AFX नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब x AFK नेगेटिव आ गया, इसका मतलब k क्या है दोस्तों, x1 x2 के बीच में है। अगर कोई नंबर दो नंबर के बीच में तो डेफिनेटली वो दो रियल नंबर हैं, राइट। तो इसको बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इवन अगर आप लिखते भी हैं d पॉजिटिव तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको इसी का ही आंसर मिलने वाला है, क्योंकि जो ये है इस इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा वो इसके आंसर का क्या है, सबसेट होता है। ये इस तरह से सबसेट बनेगा दोस्तों, राइट। ये जो फर्स्ट सेट है, मान लेता हूं कि मैं इसका सॉल्यूशन सेट A है और इस D पॉजिटिव का सॉल्यूशन सेट B है, तो डेफिनेटली A जो होगा वो B का सबसेट होगा। यानी कि AF के अगर आपने नेगेटिव कर लिया तो D तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा कि अगर D पॉजिटिव बोल दिया तो AF के पर्टिकुलर K के लिए AF के नेगेटिव आए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर वो K अल्फा बीटा या x1 x2 के इन बिटवीन कहीं पे होगा, तब पॉसिबल फिर ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे AF के नेगेटिव और D पॉजिटिव की जगह सीधा AF के नेगेटिव कहा जा सकता है। लेकिन इसमें -b/2a से K को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि K -b/2a से बड़ा भी हो सकता है ना। यहाँ पे -b/2a आ जाए, या फिर K -b/2a से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ कंस्ट्रेंट लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 रिजल्ट हमने पढ़ लिए हैं। पहला रिजल्ट कि जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास दोनों रूट K से बड़े हैं तो ये K हो गया, तो AFK पॉजिटिव हो गया, -b/2a K से बड़ा हो गया और D नॉन नेगेटिव हो गया। फिर इसके बाद हमने कहा कि अगर दोनों रूट K से छोटे हैं तो दोनों रूट क्या है, K से छोटे हैं, तो आपके पास AFK पॉजिटिव होगा क्योंकि K अल्फा बीटा या x1 x2 के बीच में नहीं है, और -b/2a क्या है, K से छोटा है, और D आपको नॉन नेगेटिव लेना पड़ेगा। और एक आखिरी केस हमने पढ़ा कि अगर एक रूट K से बड़ा है एक K से छोटा है तो AFK नेगेटिव आएगा। बस दोस्तों यही एक कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी ना। उसके बाद देखें स्पेशल केस लेते हैं कि जब K क्या हो जाए, 0 हो जाए। K 0 हो जाए यानी कि पहला कंडीशन चलो हम लेते हैं लोकेशन ऑफ रूट में कि दोनों रूट क्या हो जाएं, 0 से बड़े हो जाएं। तो दोस्तों अगर दोनों रूट 0 से बड़े हो जाएं, 0 से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अगर दोनों रूट 0 से बड़े हो जाएं तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि 0 x1 x2 के बीच में नहीं है, तो AF0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो आपके पास एक्सेस आ रही है x इक्वल टू -b/2a, -b/2a क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, एक ही कंडीशन हो जाएगी, और D नॉन नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे हमने K को 0 पुट किया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि जो fx आपके पास है वो है ax² + bx + c। अगर आप f0 निकालेंगे तो वो तो आपके पास c आ जाएगा, तो ac पॉजिटिव, और इसको 2 से गुणा किया तो -b/a पॉजिटिव। आप देख सकते हैं ac पॉजिटिव में अगर मैंने a² से डिवाइड कर दिया तो यहां बन जाएगा c/a पॉजिटिव। अब आप जानते हैं c/a का मतलब है इसके रूट का प्रोडक्ट, यानी कि x1 × x2। तो आप लिख सकते हैं कि x1 x2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और यहां पे लिखा हुआ है -b/a, जिसको आप लिख सकते हैं x1 + x2, और D नॉन नेगेटिव को D नॉन नेगेटिव ही लिखें। अब दोस्तों इस रिजल्ट को हम अलग से याद रख लेते हैं कि अगर दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, आप याद रखें इन कंडीशंस को हमने इसमें कन्वर्ट किया है और इसी फॉर्म में याद रख लेंगे। अगर आपके पास दोस्तों दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा रूट्स का, और सम पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होता है, और डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव रूट मतलब रियल रूट। आगे बढ़ते हैं, अगर दोनों रूट नेगेटिव है दोस्तों इसका मतलब दोनों ही रूट क्या है, 0 से छोटे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि f0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 अल्फा बीटा के बीच में नहीं है, x1 x2 के बीच में नहीं है। चाहे तो आप x1 x2 ले लें या फिर अल्फा बीटा लेकर के भी इसको समझ सकते हैं। मैंने तो इस पे x1 x2 लिया है ऑलरेडी। देखिए आप लोग चेक करें, अगर आपके पास 0 अल्फा बीटा के बीच में नहीं है तो AF0 पॉजिटिव होगा दोस्तों। और जो आपके पास x इक्वल टू -b/2a है, इसमें जो x आपके पास है वो 0 के लेफ्ट में हो गया, ये -b/2a 0 से लेफ्ट में हो गया, तो आप बोल सकते हैं -b/2a लेस देन 0। अब क्योंकि इन चारों ग्राफ के अंदर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, कि रूट रियल आपको चाहिए तो D नॉन नेगेटिव कर दें। अब दोस्तों AF0 को लिखेंगे क्या, F0 तो यहाँ से C आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा AC पॉजिटिव, और AC पॉजिटिव में अगर C a² से डिवाइड कर देंगे तो c/a पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट
सॉरी ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ कुछ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे x1 x2 है और इधर x1 प्लस x2 है दोस्तों, ठीक है, x1 प्लस x2 इसको लिख लेना प्लस बीच में। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AC पॉजिटिव हो गया, इसको c a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो c बाई a पॉजिटिव हो जाएगा, c बाई a मतलब x1 इंटू x2 आपके पास पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद माइनस b बाई टू ए नेगेटिव, यानी कि माइनस b बाई ए नेगेटिव, दैट मीन्स x1 प्लस x2 नेगेटिव हो जाएगा और d नॉन नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, बेटा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं तब भी पॉजिटिव होता है, लेकिन सम दो नेगेटिव का नेगेटिव होता है, तो x1 प्लस x2 को जब नेगेटिव करेंगे और प्रोडक्ट को पॉजिटिव करेंगे तो फिर अपने आप दोनों रूट कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए ना। सोचो अगर दो नंबर का सम पॉजिटिव है और प्रोडक्ट उनका नेगेटिव है, सॉरी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम उनका नेगेटिव है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है और उनका सम है नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अब क्योंकि सम नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये बड़ा आसानी से रिजल्ट लिखा जा सकता है। नाउ दोस्तों अगले पार्ट पे चलते हैं, रूट्स आर अपोजिट साइन। रूट्स अगर आपके पास अपोजिट साइन के अंदर है तो आप देख सकते हैं कि जो जीरो होगा वो x1 x2 के बीच में लाई करेगा, ग्राफ ऐसा या फिर ऐसा हो सकता है, दो ही तरह के ग्राफ पॉसिबल है। अगर आपके पास जीरो अल्फा बीटा या x1 x2 के बीच में है तो आप देख सकते हैं AF0 नेगेटिव आएगा, मतलब कि AC नेगेटिव हो गया। अब इसे आप a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो c बाई a नेगेटिव, यानी कि x1 x2 लेस देन 0। आप जानते ही हैं x1 x2 ही तो c बाई a होता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि अगर रूट्स अपोजिट साइन के होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें। अब एक बार ब्रीफली पूरा पढ़ लेते हैं। आपके पास अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए तो सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, डी नॉन नेगेटिव। दूसरा केस, अगर दोनों रूट नेगेटिव चाहिए तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव और डी आपको नॉन नेगेटिव लेना पड़ेगा। और लास्ट केस में हमने बात करी कि अगर एक रूट आपको पॉजिटिव चाहिए, एक रूट आपको नेगेटिव चाहिए, तो केवल और केवल एक ही कंडीशन बनेगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आएगा। सोचो दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, ये तभी होता है जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक बात है। तो इस तरीके से आप लोग देख लें, रियल रूट आपके पास है और रियल रूट जो है वो उनका दो का प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट होगा। आ रही बात समझ में सबको? तो इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस सिचुएशन में रूट्स इमेजिनरी हो ही नहीं सकते, x1 x2 नेगेटिव है, c बाई a नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव हो गया, और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही आ सकता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि यार इमेजिनरी रूट आ गए तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आयोटा और आयोटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 2 आयोटा स्क्वायर, तो -2 आ गए तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी तो नेगेटिव आ रहा है। बट एक्चुअल में आप लोग देखें रूट ऐसे तो आते नहीं है, अगर रूट इमेजिनरी आ रहे हैं तो वो तो पेयर में आएंगे, 2 आयोटा और आयोटा तो नहीं आएंगे, वो किस तरह के आएंगे, एक आएगा p प्लस आयोटा q, तो दूसरा आएगा p माइनस आयोटा q, और इनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा भाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना, जो कि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो आप रियल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, भी ध्यान रखना। अगर आपके पास दोस्तों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये पक्का है। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए दोस्तों कुछ और सिचुएशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोथ रूट्स लाइज इन द इंटरवल k1 से लेकर के k2। अगर आपके पास x1 x2 दोनों k1 k2 के बीच पे लाई कर रहे हैं, ये k1 है ये k2 है और अल्फा बीटा या x1 x2 दोनों इसके बीच में है, ग्राफ ऐसा बन सकता है दोस्तों, है ना। ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आपको लगानी है इसको सोच लें। क्या k1 x1 x2 के बीच में है, क्या नहीं है। k कहाँ पे है, k1 कहाँ पे है, k1 x1 x2 के बीच में नहीं है, तो AF k1 पॉजिटिव होगा और k2 भी तो नहीं है उनके बीच में, तो AF k2 भी पॉजिटिव आएगा। और जो ये आपके पास इस पैराबोला की एक्सिस है जिसकी इक्वेशन होती है x बराबर -b/2a, आप देख सकते हैं कि -b/2a को k1 और k2 के बीच में लाई करना पड़ेगा, तो k1 k2 के बीच में -b/2a आएगा। तो इन चार कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपकी इक्वेशन के दोनों रूट इस इंटरवल के अंदर लाई कर जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसे कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करें। नाउ देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की। 5th नंबर कंडीशन देखते हैं, इफ वन रूट इज लेस देन k1 एंड अदर इज ग्रेटर देन k2।
तो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों एक रूट तो क्या है, k1 से छोटा है और एक k2 से बड़ा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो सकता है ना, या फिर इवन वो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो k1 है और k2 ये रूट्स के बीच में x1 x2 के बीच में लाई कर गए। तो अगर दो नंबर कोई भी नंबर x1 x2 के बीच में आ रहे हैं, जीरोस के बीच में आ रहे हैं, तो उस नंबर पे AFX क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोस्तों AFK1 नेगेटिव होगा और AFK2 भी आपके पास नेगेटिव आएगा। यहाँ पे -b/2a को k1 k2 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन एक्सिस होती है इस पैराबोला की वो किसी भी तरफ जा सकती है, k1 k2 के बीच में हो सकती है, k1 k2 के ऊपर k1 पे हो सकती है दोस्तों, k2 पे भी हो सकती है, या इनके लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकते, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना है, केवल ये दो ही कंडीशन रहेगी, -b/2a से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, और साथ में क्या हम d पॉजिटिव करें, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपके पास किसी नंबर पे AFX आपने नेगेटिव बोला है किसी x के ऊपर, तो फिर d पॉजिटिव तो आता ही आता है। तो अगर आपने AFK1 को नेगेटिव बोला है और AFK2 को नेगेटिव बोला है, इसका मतलब क्या है कि k1 और k2 जीरोस के बीच में या रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, और दो रियल नंबर दो नंबर्स के बीच में लाई करें, x1 x2 के बीच में लाई करें अगर k1 k2, तो x1 x2 बाय डिफॉल्ट अपने आप ही रियल नंबर हो जाएंगे, राइट। AFK1 AFK2 नेगेटिव है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आपका fx का साइन a के साइन से उल्टा आ रहा है। अगर a पॉजिटिव तो fk1 नेगेटिव हो जाएगा, या a नेगेटिव तो fk1 पॉजिटिव हो जाएगा। आप जानते हैं कि fx का साइन a के साइन से अपोजिट तभी आ सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेटा कहीं कहीं पे बहुत अच्छे से चीजों को याद करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है कभी कभी उस इंस्टेंट पे आपको बहुत अच्छे से दिमाग में नहीं बैठा, उस टाइम के लिए उसे याद करो और बार बार सोच के देखो कि कैसे हो रहा है। डिफिकल्टी आएगी पर उससे डरना नहीं है, डिफिकल्टी से डरोगे तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लिया तो फिर आप बड़े कैसे बनोगे, समस्याएं बड़ी बनती जाएगी दोस्तों। तो आपको अगर बड़ा बनना है तो अपनी समस्याओं को छोटा करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उस पर काम करना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में लाई करे k1 से लेकर के k2 के अंदर, और जो दूसरा रूट है वो क्लोज k1 से क्लोज k2 के अंदर है ही नहीं। सोचो क्या हो रहा है, यानी कि आपके पास एक रूट तो इसमें है, तो एक रूट इसमें भी हो ही गया है ना, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। अब दूसरा वाला रूट इसमें नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला रूट क्या नहीं है, ना तो k1 है ना k2 है, ऐसे ही तो हुआ है इसका मतलब। आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक का एक रूट इस इंटरवल में आ रहा है और दूसरा इसमें नहीं है, इसका मतलब एक तो इसमें आ गया तो इसमें भी आएगा एक तो, लेकिन दूसरा वाला क्या है, इसमें नहीं है, इसका मतलब दूसरा वाला k1 नहीं है और k2 भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ग्राफ आपके पास मिलेगा वो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है। मैं काम करता हूं, a को पॉजिटिव मान करके ड्रॉ कर देता हूं, ये भी बन सकता है ग्राफ, राइट। फिर क्या हो सकता है, और ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है ना दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि fk1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, fk2 नेगेटिव आएगा, है ना। यहाँ पे fk1 नेगेटिव आ रहा है और fk2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि fk1 और fk2 का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इनमें से एक बार एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो दोस्तों आपको केवल ये कंडीशन लगानी है कि fk1 और fk2 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, नेगेटिव है। अब इसके अलावा वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि और क्या क्या चीज आती है। कभी कभी वो ऐसा बोलता है कि आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जिसमें इस क्वाड्रेटिक को हम fx मान लेते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन के जो रूट हैं उनमें से एग्जैक्टली वन रूट जो है लाई कर रहा है k1 से लेकर के k2 के अंदर, बस इतना लिखा हुआ है। यहाँ हमने क्या लिखा कि एक रूट तो इसमें लाई कर रहा है और दूसरा इसमें लाई नहीं कर रहा। यहाँ पे हम केवल इतना बोल रहे हैं कि एक ही रूट है जो इसमें लाई कर रहा है। तो दोस्तों एक सिचुएशन तो आपकी ये बन जाती है, मैं एक ही ग्राफ बना रहा हूँ, दूसरा आप इस तरह समझ लेना कि जब एक रूट आपके पास ओपन इंटरवल के अंदर है तो आपका ये सिचुएशन बन जाएगा दोस्तों। तो यानी कि आपके पास fk1 और fk2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरा केस क्या होगा, k1 एक रूट हो सकता है, क्योंकि अगर अपन ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास एक रूट इसमें है और दूसरी सिचुएशन ये मैंने आपको दी नहीं है कि दूसरा रूट इसमें लाई नहीं कर रहा, यानी कि दूसरा रूट k1 भी नहीं है और k2 भी नहीं है, ये मैंने आपको बोला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा रूट क्या हो सकता है, k1 हो सकता है। तो आपको fk1 को 0 करके चेक करना है दोस्तों। fk1 को 0 करेंगे तो क्या सिचुएशन बन रही है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर fk1 को 0 किया तो जो रूट है, क्योंकि इसमें एक चाहिए,
तो ये वाला k1 तो एक रूट हो गया, लेकिन वो तो इसमें नहीं है, तो फिर आपका बीच में कोई नंबर ऐसा मिलना चाहिए जो इसका रूट बन जाए, तो वो अपन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और तीसरी सिचुएशन है, सिमिलर तरीके से हम fk2 को 0 करके इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि आपके पास fk2 अगर 0 है, इसका मतलब k2 एक रूट आ जाता है, तो फिर दूसरा रूट क्या होगा वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ रिक्वायर्ड होगा हमें, है ना। देखो एक रूट आ रहा है k1 k2 ओपन इंटरवल के अंदर, और ये वाली सिचुएशन में अगर k2 एक रूट है दोस्तों, तो दूसरा रूट k1 k2 के बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशंस आपको देखनी पड़ेगी। ऑलरेडी समझ चुके हैं आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमन रूट्स के बारे में बात करते हैं। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और एक और इक्वेशन आपके पास है दोस्तों a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। मान लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का एक एक रूट क्या है, कॉमन है। दोस्तों अगर इन दोनों का एक एक रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन होगी, और अगर दोनों ही रूट कॉमन हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में बात करें। बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स पे मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो अपन क्या करेंगे, आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। इंपॉर्टेंट 40 या 45 क्वेश्चन आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है, उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके और थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। चलें आगे। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास है दोस्तों, अगर इनका एक रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन होगी। मान लेते हैं कि रूट अल्फा है जो दोनों का है, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0 लिख देता हूं, और फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है। अल्फा को एलिमिनेट करोगे तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। अब अल्फा को एलिमिनेट करें कैसे, अल्फा को एलिमिनेट करने का तरीका है कि या तो इन दोनों में अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर दो, घटा दो, तो इससे अल्फा स्क्वायर गायब, अल्फा में एक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अल्फा निकालना, उस अल्फा जो फाइंड आउट करोगे उसको किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। या फिर मैं एक तरीका और बता देता हूँ जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं दोस्तों। इसके नीचे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर के नीचे इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, तो b1c2 माइनस b2c1। अब आप अल्फा के नीचे लेंगे तो ऑर्डर थोड़ा बदलेगा, c1a2 ये वाला पहले लेंगे, फिर इसके बाद c2a1 ये आ जाएगा, फिर 1 के नीचे लेंगे दोस्तों, तो 1 के नीचे कांस्टेंट की वाली टर्म हटा लो, तो क्या आएगा a1b2 माइनस a2b1। इस बार भी थोड़ा ऑर्डर बदलेगा, यानी कि ये पहले वाला जैसा हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1। अब अपन इन दोनों को बराबर करेंगे तो अल्फा, इन दोनों को बराबर करो पहले, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो ये अल्फा हो गया b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय c1a2 माइनस c2a1। फिर इसके बाद लास्ट की दो साइड को ले लें और अल्फा निकाल लें, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब ये दोनों साइड को एक साथ लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये चीज उधर जाएगी, तो ये बना c1a2 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, और ये डिनोमिनेटर इस तरफ ले जाएं तो ये वाली चीज आपको मिल जाएगी। तो b1c2 माइनस b2c1 मल्टीप्लाइड बाय a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। चाहे तो दोस्तों इसे याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, याद भी किया जा सकता है, आसान है वैसे तो ठीक बात है स्टूडेंट्स, तो याद भी रख सकते हैं। इवन अगर आपके पास इस दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो जाए तो फिर तो ये दो इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन हो गई। इक्विवेलेंट इक्वेशन कब होती है, दो, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 हो गया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशो, फिर इक्वल टू b1 अपॉन b2, और फिर इसके बाद इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर दो इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन है तो ये सिचुएशन आएगी। तो दोस्तों ये फर्स्ट समझ में आ गया आपको। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको घटा लें, है ना, a1 a2 से गुणा करके घटा लें, a2 और a1 से गुणा करके, फिर x आ जाएगा, और जो x आएगा उसको पुट करना, उससे भी आपका एक कंडीशन आ जाएगा। मतलब आपको x स्क्वायर को दोनों से एलिमिनेट करना है, फिर जो x आएगा वो किसी में भी रख देना। बिकॉज कॉमन रूट है तो वो जो x दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो इसको करेगा, इसको भी करेगा, तो दोनों से आप x को एलिमिनेट करेंगे तो ये सिचुएशन या ये कंडीशन आपको मिल जाएगी दोस्तों।